एंड वेलकम टू पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और कल हमने बहुत ही बेसिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास डिस्कस की थी। तो आज हम एफ ब्लॉक की क्लास नंबर 2 डिस्कस करेंगे। आज हम बेसिकली हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पेंडिंग है उनको डिस्कस करेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट एक फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स। दैट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसका भी डिस्कशन आज ही करेंगे। तो एक बार मैंने कल आपको क्या क्या पढ़ाया था मैं रिवाइज करवा देता हूं। कल मेनली हमने 2 टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया था। एक जो टॉपिक हमारा था दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको सारे लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स जो है उनको याद करने का तरीका, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा दी थी। सेकंड, कल हमने ऑक्सीडेशन नंबर का भी जो है एडवांटेजेस जानी थी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, किसका कितना होता है और वो कहाँ कहाँ पे काम आता है, कैसे वो रिड्यूसिंग एजेंट बना देता है, कैसे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना देता है। तो वो सब हम डिस्कस कर चुके थे कल की क्लासेस में, ठीक है। तो पहले शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। होप कि भाई देखो, मैंने आपको कल कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप बार बार लिख के देख लेना। होप कि आपने उनको लिख के जरूर देखा होगा, फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको एक बार जरूर रिवाइज करवा दूं, ठीक है। एक बार मैं आपको जरूर रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने आपको क्या क्या ट्रिक्स बताई थी, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, इधर तुम्हें यहां बुला लूं। उसके बाद मैंने दूसरी ट्रिक बताई थी सी गोड लाफ, सीई जीडी एंड एलयू, इनके 5D में आपको एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने बताया था कि ना तो आपको F2 देखने को मिलता है लैंथेनाइड्स में, और ना ही F8 देखने को मिलता है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आज आपको समझ में आ जाएगी कि क्यों। उसके बाद दूसरी जो मैंने ट्रिक आपको पढ़ाई थी दैट इज तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके, कैफे में ऐस फरमाते मैडोना लारा, ठीक है। उसके बाद पंडित अर्बन नेपाली कम लेट। उसके बाद मैंने आपको बताया था F1, F5 एंड F8 आपको एक्टेनाइड सीरीज में देखने को नहीं मिलते हैं। F1, F5 एंड F8 आपको एक्टेनाइड सीरीज में देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए, अगर आपको ये सब कुछ आता है तो आज शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले लेटेस्ट क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आपके सामने है, गेट 23 का क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। गेट 23 का ये क्वेश्चन है, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। बिल्कुल रिसेंटली जो लास्ट एग्जाम हुआ था गेट का, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन। द कंपाउंड्स हैविंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां पे कितने कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगी। जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है। एंड भाई आप ना जरूर कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे पता रहे कौन कौन स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट होता है। तो कमेंट जरूर करके बताया करो, ठीक है। यस, तो भाई यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे को 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। अब ये क्वेश्चन है ना आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के ऊपर 3 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आपका 3 नेगेटिव रहा होगा इसके ऊपर। उसके बाद सीरियम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो X मान लिया। नाइट्रेट के ऊपर 1 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे +-1 होता है, और 6 नाइट्रेट है इज इक्वल टू -3। तो यहां से जब आप इसको देखेंगे तो X की वैल्यू आ गई +3, यानी कि जब सीरियम +3 होता है, याद कीजिए मैंने कल काफी अच्छे से आपको बताया था, अगर सीरियम +3 होता है तो वो आपका 4F1 होता है, और इससे आगे जिनोन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे 4F1 आ गया। क्या एक जो कॉम्प्लेक्स है, क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही आ रही है? तो हम कहेंगे यस बिल्कुल सही है जी, ये आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद जब आप ऐसे इसी का निकालेंगे तो ये बनेगा आपका Lu+3, Lu। तो Lu सबसे लास्ट में आ रहा था, सबसे लास्ट का जो लैंथेनाइड होता है वही आपका Lu होता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यह आ गया आपका जिनोन, एंड आपका यहाँ पे होता है 4F14 होता है,
कितना होता है 4f14। तो अब हमसे तो ये बोला था कि 4f1 हो, तो ये आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। अब दूसरी बात यहां पे देखिए स्टूडेंट, PrO2 गिवन है, तो PrO2 का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होता है, तो ये बन गया आपका Pr+4। और देखो ट्रिक क्या थी, सीने पर, है ना, सीई के बाद कौन आता है, Pr आता है, सीने पर नदियां, है ना, तो Pr+4 जैसा ही हो गया। इसका मीनिंग भी यही हो गया कि जिनोन एंड आपका ये आपका 4f1, ठीक है। तो यानी कि सी भी हमारा आंसर होगा, सी भी हमारा आंसर होगा। और उसके बाद अगर हम डी ऑप्शन के ऊपर देखें, डी का डिस्कशन करें, तो यहां पे एनडी दिया हुआ है स्टूडेंट। अब देखो वैसे तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पहले भी पढ़ा सकते थे, लेकिन आपने ग्रेजुएशन में तो पढ़ा ही होगा, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, मान लेके चलते हैं, तो फिर भी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता जाऊंगा, चीजें आप नोट करते जाइएगा। देखिए अगर आपके पास होता NR3, है ना, अगर आपके पास NR3 लिगेंड होता, तो देखो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। एक इसार के साथ शेयर किया, एक इसार के साथ शेयर किया, एक इसार के साथ शेयर किया, और यहां पे आ गया एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये न्यूट्रल है। जब वो NR3 है तो वो कैसा है, न्यूट्रल है ना। जब वो NR3 है तो वो क्या है आपका, वो बेसिकली आपका न्यूट्रल है। एक मिनट भाई, इसको मैं थोड़ा सा ओके। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही ये क्या है, अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, अगर आपसे चार्ज पूछे तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल। इसी प्रकार NR3 हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे आपका न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड, यहां पे अगर आपने यहां से क्या हटा दिया, एक R हटा दिया, NR2 बना दिया, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कितना, एक नेगेटिव का चार्ज। इसी प्रकार अगर मान लो आप यहां पे बना देंगे, NR बना देंगे, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको ऑर्गेनोमेटालिक्स में भी काम आएगा, ये आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी काम आएगा, ये वाला जो कंसेप्ट है ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है। तो बेसिक मीनिंग यहां पे क्या बन गया, बेसिकली मीनिंग यहां पे यही बन गया जी। यहां पे तो आपका ये ND हो गया और इसके ऊपर एक नेगेटिव रहा होगा, तो यहां पे ND+3 हो गया। और ND+3 की बात करोगे, सीने पर नदियां, है ना, तो अगर वो वहां पे +5 होता तो ये होता। तो यहां पे जब आप इसको देखेंगे तो ये जिनोन आ गया आपका, एंड ये आपका बनेगा क्या, प्लस ये देखो सीने पर नदियां, तो ये आपका 3 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा, 3। तो यानी कि वो वाली हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का अगर आपसे करेक्ट आंसर पूछते, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है गेट 23 का, गेट 23 का एफ ब्लॉक का क्वेश्चन, देख लो भाई कितना बहुत आसान है। इनडायरेक्टली आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा रही है, बट आपको लिगेंड के चार्जेस क्या होते हैं उनका आइडिया होना भी बड़ा जरूरी है। अगर उनका आइडिया नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी थी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर A एंड C। तो यहां तक भाई, ये देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो मैंने आपको बार बार कहा था बैकबोन है इस चैप्टर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए भाई, तो कल हमने पढ़ लिया था किस किस को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, एंड उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ लिया था कि लैंथेनाइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होती है, बट EU जो है आपका वो +2 में ज्यादा स्टेबल होता है ना, +2 में या +4 में, वो सब पढ़ाया था मैंने आपको काफी अच्छे से। आपने रिवीजन प्रॉपर करनी है डेली टू डेली, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, दैट इज साइज, ठीक है। तो अब हम थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो साइज हमारा यहाँ पे 2 टाइप से होता है स्टूडेंट, एक होता है आपका मेटालिक साइज ना, मेटालिक रेडियई, आपने नाम सुना होगा मेटालिक रेडियई, ये मेटल के एटम्स होते हैं, तो मेटल्स होती हैं बेसिकली लैंथेनाइड्स, एक्टेनाइड्स, इसलिए यहाँ पे हम मेटालिक साइज या मेटालिक रेडियस की बात करते हैं। और दूसरा हम यहाँ पे किसका भी डिस्कशन करेंगे, हम यहाँ पे आयोनिक साइज का भी डिस्कशन करेंगे, आयोनिक रेडियस का भी डिस्कशन किया जाएगा कि कैसे वो वेरी करती है। देखिए अगर आपको बेसिक आइडिया है ना, अगर आपको बेसिक आइडिया है फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, तो आपको ये पढ़ाया जाता है जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो वहां पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका साइज डिक्रीज करता है, वैसे वैसे आपका साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ना, वैसे तो इन सभी का पीरियड फिक्स ही होता है, इन सभी का पीरियड तो फिक्स है,
ग्रुप भी फिक्स होता है, फिर भी लेफ्ट टू राइट जाने से जैसे जैसे नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, वैसे वैसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, और वैसे वैसे आपका साइज डिक्रीज करता है। यह आइडिया आपको बिल्कुल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से आराम से होगा। तो वही कंसेप्ट यहां पे भी लगता है। नॉर्मली यही देखने को मिलता है स्टूडेंट, नॉर्मली यही देखने को मिलता है कि आपका LA से जैसे जैसे आप LA से कहां जाते हैं, लास्ट में LU तक जाते हैं, तो आपका साइज डिक्रीज करता है। जब भी आप यहां पे LA से LU जाएंगे, तो एक तो रीजन वही दे सकते हैं कि Z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, तो साइज आपका क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज। अब स्टूडेंट इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, हमारे कंसेप्ट सारे काम में आ रहे थे, बट यहां पे दो ऐसे एलिमेंट है जिन्होंने विद्रोह कर दिया है। बेसिकली उनका मानना है जी हम ऐसा करने वाले नहीं है। तो वो दो कौन कौन है, एक है आपका EU और एक है आपका YB। ये दो ऐसे एलिमेंट है, इनका जो मेटालिक रेडियस होती, कौन सी रेडियस की बात कर रहा हूं फिलहाल मैं मेटालिक रेडियस की बात कर रहा हूं फिलहाल, आयोनिक की नहीं बात कर रहा हूं। आयोनिक में नॉर्मल ट्रेंड चलेगा, अभी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा, क्योंकि देखो भाई इस लेवल पे डाटा बड़ा महत्व रखता है, डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो EU एंड YB ये दोनों ऐसे एलिमेंट है, इन दोनों का जो मेटालिक रेडियस होता है दैट इज अब नॉर्मल। कैसा होता है इन दोनों का मेटालिक रेडियस, कैसा होता है इन दोनों का, अब नॉर्मल होता है। अब ये अब नॉर्मल क्यों होता है, तो इसके पीछे रीजन दिया जाता है, इनकी है ना हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इन दोनों को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखते हैं, तो एक आपका 4F7 आ जाता है और एक आपका 4F14 आ जाता है। इस वजह से ही बोला जाता है कि इनका जो साइज है अब नॉर्मली हाई होता है। अभी देखेंगे आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, ये मेटालिक की नहीं, ये मतलब ये अभी देखो एक मिनट डाटा देख लेते हैं, डाटा से आपको क्लियर होगा। यहां पे आप देखिए, ये बिल्कुल डाटा से आप देखिएगा। तो ये देखो, ये इसमें से काफी चीजें मैं आपको कल एक्सप्लेन कर चुका हूं, हाउसक्राफ्ट बुक से ये है। तो एलिमेंट्स के नेम है, एलिमेंट्स के सिंबल है, उनका एटॉमिक नंबर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल स्टेट में, उसके बाद +2 में, उसके बाद +3 में और +4 में भी। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, +3 वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यूट्रल वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि आपको और भी पता होनी चाहिए। अब देखो रेडियस का डाटा देखिए स्टूडेंट, यहां से रेडियस का डाटा देखिए क्या हो रहा है। 188 था ना, 188 था, कम हो गया 183, 182, 181, 181, 180, सब कुछ ठीक है। देखो वेरिएशन बड़ा कम है, बहुत कम चेंज दिख रहा है, ना के बराबर चेंज है ना। ऐसा नहीं बोल सकते कोई बहुत ही गैप है डिक्रीज करने में, नहीं, नियर अबाउट सेम ही होती है सभी की। फिर भी डिक्रीज कर रही थी कहां तक, यहां 180 तक डिक्रीज कर रही थी। अब उसके बाद देखो ये एकदम से क्या हो गया यहां पे 199। अगर ये किसका आ गया 199, यूरोपियम का, है ना। नॉर्मल ट्रेंड हमारा फॉलो हो रहा था कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैसे वैसे हमारा साइज डिक्रीज कर रहा था, बट यूरोपियम जो है उसका एकदम से इंक्रीज हो गया। उसके बाद फिर से देखो 180, 178, 177, 176, 175, 174, यहां तक भी बिल्कुल सही ट्रेंड चल रहा था, यहां तक भी हमें कोई इश्यू नहीं था। अब जैसे ही हम आगे बढ़े, अच्छा भाई अगर आपको नहीं दिख रहा हो जूम कर देता हूं मैं, आप भी जूम बोल दिया करो जी, थोड़ा सा जूम कर दीजिए, हमें साफ नहीं दिख रहा है हमारे पास। यहाँ पे देखिए, जैसे ही अब आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पे फिर से आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, दैट इज 194 हो गया। उससे तो कम ही है, 199 से तो कम है, बट इनके कंपैरिजन में तो इंक्रीज कर रहा है ना। अब ये किसका होता है, YB का। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन बनता है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आपका, ये देखो Ln लिखा हुआ ना, Ln का मतलब न्यूट्रल स्टेट है, वो न्यूट्रल, ठीक है, ये वाला न्यूट्रल स्टेट में उसके। अगर आप Ln+3 में देखेंगे तो Ln+3 में कोई ऐसा एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा, सभी का डिक्रीज करता है, 116, 114, 113, 111,
कोई ऐसा एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा Ln+3 में। हाँ, बट वो न्यूट्रल स्टेट में जब होते हैं, जब ये जरूर एक्सेप्शन देखने को मिलता है। अब इसके पीछे रीजन क्या दिया गया है, तो मैं कुछ आपको स्टैंडर्ड बुक्स का मेंशन दिखा देता हूं कि उन्होंने क्या मेंशन किया था इसके बारे में, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये आपका एक अदर बुक का ग्राफ है, ये भी वही कहना चाह रहा है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, वेरिएशन ऑफ द मेटालिक रेडियाई ऑफ Ln बोले तो लैंथेनाइड्स एंड आयोनिक रेडियाई ऑफ Ln+3। तो ऊपर दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है आपको क्या, कि भाई ये देखो, ये कौन रहा होगा यहाँ पे, ये आपका रहा होगा EU, और ये कौन रहा होगा आपका YB। ये दोनों ऐसे हैं जो कि अब नॉर्मल शो कर रहे हैं, और ये देखो ये तो वही लगातार डिक्रीज कर रहे हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं इसके अंदर। अच्छा जी, अब एक बात बताओ सर, कि एक तो है Ln और एक है Ln+3, तो इस डाटा से तो ये देखने को मिल रहा है कि जो साइज है वो किसका ज्यादा होता है, वो आपका Ln वालों का ज्यादा होता है। बिल्कुल भाई, ये तो आपको बिल्कुल 11th क्लास में पढ़ा दिया जाता है, ये तो आपको बिल्कुल बेसिक क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है कि भाई अगर एक ही मेटल है हमारे पास, है ना, अगर हमारे पास एक एटम है A ना, एक न्यूट्रल एटम है हमारे पास, क्या है, A एटम, तो जैसे जैसे आप उसको कटायन बनाते जाएंगे वैसे वैसे उसका साइज डिक्रीज करता जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाते हैं। ये तो बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है। और जैसे जैसे आप उसको अनायन बनाते जाएंगे, जैसे जैसे आप उसका अनायन बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपका साइज इंक्रीज करता है। ये तो होप कि आप सभी को पता होगा भाई, बहुत बेसिक है ना। तो आयन, अगर अनायंस बनते हैं, अनायंस नेगेटिव चार्ज आता है तो साइज इंक्रीज करता है, अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज डिक्रीज करता है। तो भाई ये जो एक्सेप्शन है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसका रीजन क्या दिया गया है, वैसे रीजन ज्यादा मैटर नहीं करेंगे, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा जितने भी मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल होंगे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के, तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा। यहाँ पे देखिए, एक स्टैंडर्ड बुक से ही मैंने यहाँ पे उठाया है इसको। यहाँ पे आप रेडियाई के बारे में देख सकते हैं। द मेटालिक रेडियाई डिक्रीज स्मूथली फ्रॉम La टू Lu अपार्ट फ्रॉम 2 एक्सेप्शंस। तो वो कौन कौन से हैं, यूरोपियम एंड YB। The exceptions are due to those metals retaining their 4f7 and 4f14 electron configuration in preference to promoting an electron into 5d orbitals। ठीक है, ये रहा, which just achieve strong metallic bonding and smaller metal distance। तो ये भाई आप थोड़ा सा जैसे भी आपको समझ में आया आप वैसा समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे यही बेसिकली, एक और यहाँ पे एडिशनल डाटा दिया हुआ है, इसको भी आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। एडिशनली ये किसी और रेफरेंस का है। एडिशनली द प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड एफ सबसेल इन द लैंथेनाइड इंट्रोड्यूस एडिशनल शिल्डिंग, है ना, एडिशनल शिल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इफेक्ट विच फर्दर कंट्रीब्यूट टू लार्ज मेटालिक रेडियाई ऑब्जर्व्ड फॉर द EU एंड YB। तो अलग अलग सोर्सेज हैं, अलग अलग सोर्सेज के अलग अलग रीजन होते हैं, बट रीजन आपसे काफी रेयर पूछता है। आपसे तो ये पूछेगा भाई बताओ ऐसे कौन से 2 लैंथेनाइड हैं जिनका साइज अब नॉर्मली हाई होता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। अच्छा जी, इसका क्या मीनिंग था, देखिए स्टूडेंट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अभी अभी आपको पढ़ाया गया था कि जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, बट दूसरी एक और चीज इंक्रीज करती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। देखो भाई, पहले क्या थे, F1, F में एक इलेक्ट्रॉन था, अब 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स में इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी तो रिपल्सन होगा ना। उस रिपल्सन की वजह से साइज बढ़ता है ना, साइज बढ़ता भी है। ओवरऑल डाटा तो देखते ही हम भाई, डाटा क्या कह रहा है हमारा, डाटा बिल्कुल, हम डाटा को बिल्कुल सच मानते हैं। ठीक है, होप कि आपको यहां तक ये क्लियर हो गया होगा साइज वाला फैक्टर। और इसके ऊपर देखो क्वेश्चन कैसे पूछा था CSR नेट में, CSR नेट में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था, कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैं आपको इसका एक क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे भी भाई डाटा दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपका ये रेडियस का डाटा दिया हुआ है, तो वो ये नॉर्मल डिक्रीज कर रहा है। ये Ln+3 का डाटा गिवन है, और ये क्या गिवन है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अब इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये रहा, ये क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 15 के अंदर पूछा था स्टूडेंट, दिसंबर 15 के अंदर पूछा था नेट के अंदर। तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द मेटालिक रेडियाई आर अब नॉर्मली हाई फॉर द विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स। तो किस पेयर के लिए मेटालिक रेडियाई अब नॉर्मली हाई होती है। तो क्या आंसर आ जाएगा भाई, क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का,
फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब में क्या करती है, लगातार नियर अबाउट सेम ही होती है, बट EU एंड YB ड्यू टू देयर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जो साइज होता है दैट इज अब नॉर्मली हाई होता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब भाई आपने पढ़ा होगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जरूर आइडिया रहा होगा जी ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन काफी जगह आता है, तो इसका क्या यूजेस होता है, तो इसके बारे में भी अगर थोड़ा सा बता देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए भाई लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं, है ना। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट देखो इसमें बेसिकली अगर आप लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन को समझना चाहते हैं तो आपने एक इफेक्ट पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में, स्क्रीनिंग एंड शिल्डिंग इफेक्ट, है ना। आपने क्या पढ़ा होगा, स्क्रीनिंग एंड शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ा होगा। तो होता क्या है, मान लीजिए भाई ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड सेल है, ये आपका थर्ड सेल है, ये आपका फोर्थ सेल है ना। वैसे तो जैसे जैसे आप जाओगे ना इनके बीच में जो ये गैप होता है सेल्स के बीच में वो कम होता जाता है ना, इसीलिए ये गैप काफी कम दिख रहा है। फिर भी मान लो भाई यहाँ पे आपका 4F है, यहाँ पे आपका 5D है और यहाँ पे आपका 6S है, 6S। अब भाई साइज होता क्या है ना, साइज क्या होता है, नॉर्मली साइज को हम रेडियस के फॉर्मेट में मेजर करते हैं। भाई न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल का जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसका जो ये डिस्टेंस होता है, इसी को हम रेडियस बोलते हैं, इसी को हम आपका साइज बोलते हैं। इनडायरेक्टली ये हो सकता है। ठीक है, अब होता क्या भाई, आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो आपका 4F ऑर्बिटल्स होते हैं, या शिल्डिंग की बात करेंगे ना, स्क्रीनिंग और शिल्डिंग का मीनिंग क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूं। देखिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है या जो शिल्डिंग करते हैं वो सबसे ज्यादा करता है S ऑर्बिटल, फिर P ऑर्बिटल, फिर D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल की जो शिल्डिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, वो सबसे वीक होती है, देखो यहां पे समझो, यहां पे समझने की बात क्या है, यहां पे समझने की बात यह है भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर बीच में एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा दिया जाए, है ना, तो आपको मैं कुछ हद तक दिखता रहूंगा और इंटरेक्शन हमारा बना रहेगा। हालांकि कुछ तो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है। ठीक है, वहीं पे यहां पे आपका बिल्कुल एक बहुत ही ब्लैक कलर का पर्दा लगा दिया है, अब आप उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। आप बोलोगे जी है ना ये तो अब कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा, मास्टर जी के एक्सप्रेशंस तो हमें दिखाई दे नहीं रहे हैं, आवाज सुनाई दे रही है, तो आप क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लास को दूर जाना स्टार्ट करेंगे, क्लास को बंद करेंगे। ठीक है ना, तो डिस्टेंस बढ़ गया। तो जहां पे स्क्रीनिंग ज्यादा, एक इसको देखो दो वर्डिंग से समझा जा सकता है। एक तो मैंने वो बताया कि भाई आप दूर जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन, इसका समझिए। दूसरा वे क्या होगा, अगर स्क्रीनिंग वीक है ना, अगर स्क्रीन अच्छी नहीं है, स्क्रीन वीक का मतलब क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट है, अच्छे से दिख रहा है, तो इंटरेक्शंस और ज्यादा बनता है। ठीक है, इसी प्रकार से यही है भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे था, इस 4F की पूरा शिल्डिंग होती है, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन का और ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता है न्यूक्लियस पे, है ना, और इसकी वजह से साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज। इसी को क्या बोल दिया जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। ये ज्यादातर देखो इसका अफेक्ट पता कहां पे पड़ता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का अगर आप अफेक्ट देखेंगे, आपने देखा भाई एक 3D सीरीज होती है, एक आपका 4D सीरीज होती है और एक आपका 5D सीरीज होती है। अब जैसे ही 5D सीरीज आती है ना, तो 5D सीरीज से पहले ये जो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, अभी यहां से बिल्कुल करेक्ट आ रहा है भाई सब कुछ, तो क्या दिक्कत आ गई भाई, एक बार भाई कमेंट करके बताएं कि आपको सही से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको सही से दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। कई बार इंटरनेट इश्यू हो जाएगा, अभी फिलहाल तो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पे अपने एंड से, बाकी फिर भी है ना। तो मैं यही बता रहा था स्क्रीनिंग इफेक्ट में कि सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग S ऑर्बिटल्स करते हैं, F ऑर्बिटल्स की स्क्रीनिंग सबसे वीक होती है, जिसकी वजह से जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका न्यूक्लियस के साथ, है ना, एक मिनट भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इंटरनेट तो सही लग रहा है मुझे, फिर क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है।
ठीक है, ये रहा। तो पुअर शिल्डिंग की वजह से आपका साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो नॉर्मली आपको ये पढ़ाया जाता है, यहां पे लिख देता हूं, नॉर्मली आपको ये पढ़ाया जाता है जब भी हम किसी ग्रुप में कहां आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो आपका नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, तो आपका साइज क्या करता है, साइज आपका इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम साइज आपका इंक्रीज करता है। तो यहां पे ऑर्डर क्या होना चाहिए था, इसमें आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 3D सीरीज से ज्यादा साइज 4D सीरीज का होना चाहिए था, 4D सीरीज से 5D सीरीज का होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, ये नोट किया गया कि जो 3D है ना, उससे ज्यादा होता है 4D का, लेकिन 4D का नियर अबाउट इक्वल होता है 5D के। तो ये जो साइज में कॉन्ट्रैक्शंस आया है, ये किसकी वजह से आया, लेंथेनाइड आने के बाद। लेंथेनाइड जब आए तो 4f ऑर्बिटल आए, और 4f की पुअर शिल्डिंग थी। देखो ये जो देखने को मिलेगा, जो मैंने कल आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, मैं दोबारा से दिखा देता हूं एक बार, है ना। मैंने कल आपको पीरियोडिक टेबल दिखाई थी, तो एक बार दोबारा से दिखाता हूं, आपको आइडिया लगेगा कि कहां की बात हो रही है। देखो ये आप देख पा रहे हैं पीरियोडिक टेबल, इसमें ध्यान से देखिएगा। तो इसमें ये देखो, ये होती है आपकी 3D सीरीज, स्कैंडियम वाली, ये पूरी 3D सीरीज, ये वाली 4D सीरीज। और ये देखो HF से स्टार्ट होती है 5D सीरीज, यहाँ पे LA भी 5D सीरीज ही है बेसिकली, LA। तो इनका जो साइज है 5D का, 6D का, इनका साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो यहां के बाद हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या आ गया, लेंथेनाइड्स। अगर इनमें देखने को मिले तो क्या एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोल देंगे, हालांकि वो इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपने जरूर वर्ड सुना होगा बार बार। यहां पे जूम करके देखता हूं मैं, अगर इनका साइज मेरे हिसाब से दिया भी हुआ है, साइज वगैरह का ऑर्डर थोड़ा सा यही है, देखो 178 इसका है, तो इनका थोड़ा बहुत ऑर्डर पता नहीं भाई ये क्या दिया हुआ है डाटा, कुछ न कुछ तो डाटा यहाँ पे मेंशन है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा एग्जैक्ट कि 4D एंड 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज नियरली सेम होता है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है CSR नेट में, हालांकि उसका ज्यादा यूज जो है बेसिकली D ब्लॉक में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे ज्यादा उसको अच्छे से समझाया जा सकता था, बट फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो देख सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जून 13 के अंदर पूछा था CSR नेट में, जून 13 के अंदर। तो क्या कहा गया था, आइडेंटिफाई द पेयर्स इन विच द कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑलमोस्ट सिमिलर हो तो बताओ किस किस की। तो ये देखो एक आ गया NB एंड आपका TA। तो देखो ट्रिक क्या होती है इसके लिए भी, भाई पूरी ट्रिक है इसके लिए भी, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट को, वो नवाब था, है ना, ये ट्रिक है, वो नवाब था। उसके बाद है क्रोमाटन, ये ट्रिक बना रखी मैंने, जब मैं आपको ऑर्गेनोमेटालिक या कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा इसको। उसके बाद देखो ये, इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, सी में कोई भी इशू आपको नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहां पे होता है स्कूटर यामा ला 1। अब मुझे ये बताओ, क्या आपका LA यानी कि लेंथेनम एंड LU, क्या इन दोनों का साइज नियरली सेम हो सकता है? तो हम कहेंगे नहीं, LA से LU तक साइज डिक्रीज करता है, LA से LU तक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो इनका साइज सेम नहीं हो सकता, इस ऑप्शन को हटा दो। अगर आपने सिर्फ इस ऑप्शन को हटा दिया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, सिर्फ इस ऑप्शन को हटाने से पूरा क्वेश्चन सोल्व। क्यों? क्योंकि C यहां पे भी दिया हुआ, हटा दो जी, नहीं पॉसिबल। C यहां पे भी दिया हुआ, हटा दो जी, नहीं पॉसिबल। C यहां पे भी दिया हुआ, हटा दो जी, नहीं पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद देखो क्या इन दोनों का सेम होगा। देखिए ये था 3D सीरीज का, ये किसका होता है 4D सीरीज का, और ये 5D सीरीज का। तो NA NB एंड TA, क्या दोनों का साइज नियरली सेम होगा? यस। रीजन पूछे तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, नो प्रॉब्लम। इसी प्रकार मोलिब्डेनम आपका 4D सीरीज का एलिमेंट होता है, एंड टंगस्टन आपका 5D सीरीज का एलिमेंट होता है, इनका साइज भी नियरली सेम। A और B तो सही है, हमारा आंसर तो A आएगा। बट अब यहां पे देखिए, ये स्कैंडियम एंड ड्यूटेरियम, इनका साइज क्यों नहीं सेम हुआ? स्टूडेंट देखिए, दिस इज 3D सीरीज एंड दिस इज 4D सीरीज। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई 3D से ज्यादा होता है 4D का,
4D और 5D सीरीज का सेम होता है रीजन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। बट यहां पे देखो 4D का कम क्यों नहीं हुआ, 5D का तो कम हो गया था। 4D का इसलिए कम नहीं हुआ क्योंकि 3F नहीं होते हैं, F 4 से ही स्टार्ट होता है। इसलिए होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से बिल्कुल क्लियर ये क्वेश्चन आपको हो जाना चाहिए। तो भाई साइज का मैंने आपको बता दिया, काफी अच्छे तरीके से बता दिया है। भाई जब आपसे पूछे मेटालिक रेडियस के टर्म में, तो दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गड़बड़ करते हैं, एक EU करता है और दूसरा YB करता है, और यही एग्जामिनर पूछता है। और LN3 पॉजिटिव में कोई एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा, वो आपका यूजुअली डिक्रीज ही करते हैं, वो आपका यूजुअली डिक्रीज ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लगे हाथ हम एक्टेनाइड्स का भी साइज देख ही लेते हैं, हालांकि वहां पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, है ना, वहां पे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं क्योंकि वेरी एक्सेप्शनल नेचर, है ना। एक्टेनाइड्स का साइज इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये काफी एक्सेप्शनल नेचर का होता है। फिर भी यहाँ पे आप देख लेना भाई इसमें, तो ये M+3 का दिखा रखा है इन्होंने, M+3 का, तो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज ही कर रहा है। क्या कर रहा है, लगातार डिक्रीज। M+4 में भी लगातार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो साइज क्या करता है आपका, डिक्रीज करता है, चाहे एक्टेनाइड्स हो चाहे लेंथेनाइड्स हो। ठीक है, और एक्सेप्शन दो जरूर है, वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो मैंने भाई आपको थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा दी है यहाँ पे, दैट इज साइज, एटॉमिक साइज, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं इसको। अब आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज इज योर आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे भाई कोई आपका वेल डिफाइंड ऑर्डर नहीं होता है ना। यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इन सभी का मीनिंग एक ही होता है। ये होते क्या भाई, आपको जब भी आपको एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। ठीक है, ये कोई आपका यहाँ पे ऑर्डर होता नहीं है, इसीलिए कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं है प्रीवियस ईयर में। देखो भाई, मैं एक बात और बता दूं आपको, मुझे है ना आपको एफ ब्लॉक का, है ना, एफ ब्लॉक का कोई टीचर नहीं बनाना है, ठीक है, और ना ही आपको बनना है। हमारा पर्पज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को सोल्व करना। हमें एफ ब्लॉक पे रिसर्च नहीं करनी है। रिसर्च करने के लायक अगर आपको बनना है ना, तो फिलहाल रिसर्च मत कीजिए। फिलहाल रिसर्च का मतलब, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मत करो, है ना। यहाँ नहीं जी एफ ब्लॉक का ना, एफ ब्लॉक को पढ़ेंगे 6 बुक से ना, आप मत पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, मैं अलग अलग बुक से डाटा उठा के दिखा रहा हूं, मैं आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके चीजें पढ़ा रहा हूं। तो आपको कुछ नहीं, आपको जितना पढ़ाया जाए सफिशिएंट है, आप उतना पढ़िए, मोर देन सफिशिएंट है। आपका कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं किसी भी एग्जाम का, ठीक है, अगर आप पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया। तो कोई वेल डिफाइंड ऑर्डर नहीं होता है। हाँ, यूजुअली यही है भाई। देखो यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो नॉर्मली एक जैसा ही ट्रेंड देखो इसमें, अगर आप देखोगे ये आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो नियर अबाउट सेम है, ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी नियर अबाउट सेम है। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको गड़बड़ जरूर देखने को मिल रही है। ईयू की सबसे, ईयू की एंड इन दोनों की, देखो कल को ये क्वेश्चन फिर से पूछेगा। अब आप कहोगे जी क्या गड़बड़ कर रहे हो आप, अभी मैं बताता हूं आपको, देखना बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। जैसे EU ने साइज में गड़बड़ की थी ना, जब EU+3 होता है, देखो EU+3 देख रहे हो आप, ये वाला थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये आपका फोर्थ आयोन, ये भी आपका थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये ज्यादा होती है EU की। क्या रीजन रहा होगा? रीजन यही रहा होगा, EU की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वो होती है आपका 4f6 5d0 6s2। तो जब आपने, यही होती है ना, एक मिनट रुकिए, चेंज कर देंगे थोड़ा सा, 4f7 होती है भाई। क्या होती है यहाँ पे? 4f7। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे ना, तो वो कहां से निकालना पड़ेगा? मोस्ट, है ना, मोस्ट स्टेबल, यानी कि आपका मोस्ट तो नहीं बोल सकते, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालोगे। यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आपकी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। सेम यही काम किसके साथ भी होता है? YB के साथ भी ऐसा ही होता है ना। 4f14 5d0 एंड 6s2, 2 इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएंगे। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपका होगा। तो कल को अगर आपसे पूछ ले भाई बताइए अब नॉर्मल आयोनाइजेशन, अब नॉर्मल थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, अब नॉर्मल
थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो किस किस की होती है? एक EU की होती है एंड एक आपका किसकी होती है? YB की होती है। रीजन वही है, घुमा फिरा के चीजें कहां पे आ रही हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ रही हैं। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखना भाई, ये कौन? LA की सबसे ज्यादा होती है। क्यों? फोर्थ वाली तो सभी की बहुत ज्यादा होती है, बट इतना इसको पढ़ना नहीं है कोई भी, थोड़ा सा ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, आप में से कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर सकते हैं जी, हमने तो ये पढ़ा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एंड साइज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना? आप कहोगे हमने तो ये पढ़ा है जी, साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पे आपने पढ़ाया है कि इसका साइज ज्यादा होता है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। अब आप वहां पे कह रहे हैं इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है, थर्ड वाली। तो स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ साइज पे डिपेंड नहीं करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है। और मेजरली फिर से मैं कहूंगा, डाटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसा डाटा होता है वैसी एक्सप्लेनेशन बना देते हैं साइंटिस्ट, वैसी एक्सप्लेनेशन हमें बनानी पड़ती है। अगर यहां पे मान लो, पता क्या, अगर यहां पे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती ना इनकी, तो मैं पता क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा होता कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी कम इसलिए है क्योंकि साइज वहां पे बढ़ गया था। अब यहां पे ज्यादा है तो मैंने क्या एक्सप्लेनेशन बना दी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक्सप्लेनेशन बना दी। होप कि आपको क्लियरिटी मिल रही होगी क्या चीजें। तो मैं वही कह रहा हूं, डाटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब भी आप देखो, अगर आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाते, फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या लगेगा कि EU का जो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए क्योंकि साइज ज्यादा है, साइज सबसे ज्यादा है इस LN में, साइज सबसे ज्यादा किसका है? तो आपको ऐसा लग रहा था कि होनी चाहिए ना, लेकिन फिर वही कह रहा हूं मैं, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कैसे, किस अप्रोच से हम आंसर देते हैं। तो वही है, आयोनाइजेशन एनर्जी का कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं यहाँ पे, ना ही बना है। बनेगा तो इन दोनों का बनेगा, EU+3 का एंड YB+3 का। इनकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, अच्छा जी, एक ये आपका और यहाँ पे कंसेप्ट दिया हुआ है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आ गया, उसके बाद मैं आपको यहीं पे लगे हाथ पढ़ा देता हूं। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टीज, दैट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर इसी को हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल दिया जाता है। ये क्या होती है भाई? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये क्या है? देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक टाइप, वहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है। हाइड्रेशन एनर्जी इज एन टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक। जब भी आपने किसी मेटल को पानी में डाला, किसी भी सॉल्यूशन में डाला, तो वहां पे वो उसके साथ क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स बनाएगा। उस दौरान वहां पे क्या होगा? वहां पे एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, उसी को हाइड्रेशन एनर्जी बोला जाता है ना। तो नॉर्मली ये देखा गया है, ट्रेंड ये होता है, जो आपका हाइड्रेशन एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि लेफ्ट LA से LU साइज डिक्रीज करता है, तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए। तो देखते हैं डाटा से, डाटा हमारा क्या कह रहा है जी, डाटा क्या कह रहा है उसको समझते हैं। पहली बात तो ये नोट कीजिए, यहां पे ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस आर 3D सीरीज, यानी कि D ब्लॉक के एलिमेंट्स, D ब्लॉक के एलिमेंट्स। उसके बाद अगर आप ये देख रहे हैं, ये कौन है आपका? ये कौन है आपका? F ब्लॉक के एलिमेंट्स, यानी कि लेंथेनाइट्स। तो एक बात नोट करने वाली ये है कि भाई D ब्लॉक के कंपैरिजन में F ब्लॉक की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। वेल ऑर्गेनाइज्ड कोई ऑर्डर नहीं है, फिर भी नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे देखो साइज, ये देखो ये इंक्रीज कर रहा है, ओवरऑल फिर से इंक्रीज कर रहा है, फिर से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, फिर से इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज कर रही है, क्यों इंक्रीज कर रही है? क्योंकि साइज डिक्रीज करता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने से ना, LA से LU जाने पे आपका यहां पे जो है हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है? इंक्रीज। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? as compared to D block elements, F block elements have more tendency to इसकी ज्यादा टेंडेंसी रहेगी हाइड्रेशन करने की। ठीक है, समझ में आ रही है बात? देखो गैप काफी ज्यादा है, ये 3000 से ऊपर वैल्यू होती है और इनकी वैल्यू 2000 तक आ जाती है मोस्टली की। और ये भी पढ़ाया जाएगा आपको, है ना, इसका भी पढ़ाया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इंक्रीज तो कर ही रही है,
इंक्रीज करने का तो रीजन वही है कि लेफ्ट टू राइट जाने से साइज डिक्रीज करता है, तो इसलिए इंक्रीज कर रही है। हालांकि भाई जब आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, वहां पे एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी के दौरान इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वहां पे इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है। वहां पे ये नोट किया जाता है कि जो एक्सपेरिमेंटल हाइड्रेशन एनर्जी आती है इनके कॉम्प्लेक्सेस की, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड हाइड्रेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि उसमें सीएफएससी ऐड हो जाती है। तो उसको हम आगे जाके फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, यहां तक आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। ठीक है, अब चलो भाई नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है भाई, अगर आप चीजें समझेंगे ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट जोन सी थी वो आपको पता लग ही गया होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर, साइज। उसके बाद दीज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट आएगी आने वाली है, बस इसके बाद जस्ट आने वाली है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन ऐप ब्लॉक में किसी टॉपिक से पूछे हैं दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी किस पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। ठीक है, अभी देखना, अभी आ गए बस उसके ऊपर। तो नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका क्या रोल होता है भाई? अब जिसने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है ना डिटेल में, उसको तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई ये भी। इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना, बड़े मतलब बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। भाई आपने देखो, आपने पढ़ा होगा जैसे जैसे क्या हुआ कि ये Zn है, Zn से आप जब Zn2 पॉजिटिव गए तो इसका आपको क्या लग रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसकी स्टैंडर्ड कंडीशन पे वैल्यू निकाली जाती है ना। ये देखो यहां पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसे बनाया जाएगा एनोड हाफ सेल। क्या बनाया जाएगा इसे? यहां पे जिंक लगाया जाएगा, एनोड हाफ सेल। और यहां पे क्या लगाया जाएगा? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा और इसकी एक वैल्यू निकाली जाएगी। भाई ये सब ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, और अगर आपने मतलब पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से। अब इनकी वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू देखो 0 से गए ना, तो इसको क्या लिखा जाता है? इसको ओपी बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो स्टूडेंट जिनका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वो ऑक्सीडाइज होते हैं खुशी खुशी, है ना। फॉर एग्जांपल देखिए, ये भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाता हूं मैं बहुत जबरदस्त तरीके से, फिर भी आप देख लीजिएगा। अभी मान लो भाई मैंने यहां पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया जिंक का, एक मैंने आपको दे दिया Zn से Zn2 पॉजिटिव का, इसकी वैल्यू मैंने आपको दे दी 0.76 वोल्ट। और दूसरा मैंने आपको दे दिया यहाँ पे Ag से Ag पॉजिटिव का। ये थ्योरेटिकली वैल्यू दे रहा हूं भाई, कोई कंसेप्चुअली एग्जिस्टेंस करता मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू में बना रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कि इनमें से कौन अच्छा किसका ऑक्सीडेशन, या आप ऐसे बोल दो इनमें से कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो देखो यहां पे कैसे देखते हैं भाई, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ये, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ये। तो जिसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वो ऑक्सीडाइज होता है। अगर वो ऑक्सीडाइज होगा तो किसी दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज्यादा, उतना अच्छे से उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अगर मेरे से पूछा जाए इस डाटा के अकॉर्डिंग, तो Ag इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू जिंक। Ag इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू जिंक। क्या आपको क्लियरिटी मिली इसमें? क्या आपको समझ में आया? आ गया तो अच्छी बात है, नहीं भी आए घबराने की बात नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे जाके। ठीक है, अब यहां पे देखो इन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। क्या दे रखा है? रिडक्शन। देखो Ln+3 से आप 0 जा रहे हैं, इन सभी का रिडक्शन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो, साइन चेंज कर देना सिर्फ। तो यहां पे देखो सबसे हाई वैल्यू जो दिख रही है मुझे, अगर आप इनका साइज चेंज करेंगे तो वो La की ही दिख रही है ना, 2.38। तो जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं, वैसे तो कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, वैसे कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये देख लो भाई EU देख लो, EU एक EU के ऊपर नोटिस करना, मेनली तो EU के ऊपर ही नोटिस कर लो बस। EU मैंने आपको क्या पढ़ाया था? देखो EU+3 में जाना चाहता नहीं है ना, पढ़ाया था ना मैंने। EU+3 में जाना चाहता नहीं है, क्यों?
इसीलिए देखो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो पूरी जितने भी लैंथेनाइड सीरीज है EU का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम है। देखो ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है भाई, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो तो साइन चेंज कर दो, तो 1.99 सबसे कम वैल्यू किसकी आ रही है EU की। इसीलिए EU+3 में जाना पसंद नहीं करता, क्यों? EU+2 में ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की कोई पॉसिबिलिटी ज्यादा इतनी होती नहीं है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कोई ज्यादा होती नहीं है। फिर भी मैंने थोड़ा सा बता दिया, यहां पे डाटा लिखा हुआ था इसलिए। तो यहां तक बिल्कुल आपको क्लियर हो जानी चाहिए चीजें, यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। चलो भाई ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कुछ हद तक कल ही समझा दिया था, दोबारा से फिर समझाऊंगा आज। अब हम बढ़ते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, लेकिन मैं सोच रहा हूं सीधा ही आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएं पहले, है ना, जो आपको लगे कि हाँ जी कुछ 50% आज की क्लास के बाद 50% क्वेश्चन सोल्व आपके, 50% क्वेश्चन सोल्व आज के बाद, है ना, इस क्लास के बाद। चलिए नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, पता नहीं भाई नंबर कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसको मैं बोल रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रीजन क्या आगे भर भर के क्वेश्चन आते हैं यहां से, भर भर के क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई नॉर्मली अभी तक आपने क्या पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। नॉर्मली हम यही पढ़ते हैं, हमने मैग्नेटिक मोमेंट होती क्या भाई, हम क्या देखते हैं भाई, हम देखते हैं भाई आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम बोल देते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के ही हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ओके, ये नॉर्मली हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पे होंगे वही पैरामैग्नेटिक होते हैं। अगर कहीं पे आपका नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, वो आपका डायामैग्नेटिक स्पीसीज होते हैं। कैसे, डायामैग्नेटिक स्पीसीज, ठीक है। अब भाई आपने डी ब्लॉक में आप कैसे मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे, डी ब्लॉक में जो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं दैट इज वो बोला जाता था स्पिन ओनली, है ना। वहां पे देखो डी ब्लॉक में हम क्या मान के चलते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक यहां पे जो मोमेंट आ रही है ना, जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से आ रही है। डी ब्लॉक में हम क्या मान के चलते हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रही है वो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से आ रही है। इसीलिए डी ब्लॉक के केस में हम क्या फार्मूला लगाते हैं, √n × n+2, ये वाला फार्मूला लगाते हैं और इसी से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं, इसी से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली आपने देखा होगा। बट स्टूडेंट एफ ब्लॉक में ऐसा होने वाला नहीं है। एफ ब्लॉक में आपको आप एफ जब ये किसके लिए है, फॉर डी ब्लॉक, मोस्टली डी ब्लॉक के लिए ये लगता है। और जब हम इस फार्मूला से वैल्यूज निकालते हैं थ्योरेटिकली, जब हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच करते हैं तो वो मैच कर जाती है। बट जब हमने एफ ब्लॉक में एफ ब्लॉक के एलिमेंट के ऊपर इस फार्मूला को अप्लाई किया तो डाटा बिल्कुल भी मैच नहीं किया, डाटा काफी डिफरेंट आ रहा था। तो फॉर एफ ब्लॉक हमने ये देखा कि जो आपका इसको इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट क्या बोलेंगे, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट इक्वल टू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये हमने नोट किया कि भाई जो आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट है वो आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल नहीं है, बल्कि ज्यादा आ रही थी। क्या आ रही थी, ज्यादा। हमने ऐसा नोट किया, अभी मैं आपको डाटा दिखाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उसके पीछे ज्यादा आ रही थी, तो उसके पीछे क्या रीजन दिया जाता है भाई, है ना, उसके पीछे क्या रीजन दिया जाता है। देखिए यहां पे रीजन ये दिया गया भाई, यहां पे सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होती, यहां पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से तो मैग्नेटिक मूवमेंट होगी ही होगी, साथ में एक और रीजन होता है ना। यहां पे जो आपका एफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीपली सीटेड होते हैं। डीपली सीटेड का मीनिंग क्या होता है, डीपली सीटेड का मीनिंग क्या होता है, देखिएगा। देखो डीपली सीटेड का मतलब ये 4f यहां पे है तो ये 6s 5d वाले हो गए, ये तो पार्टिसिपेट कर लेते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये 4f यहां पे है तो ये जनरली इनके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते नहीं है रिएक्शंस में, ठीक है। तो ये आपका क्या है ना, यहां पे
हमें एक और चीज नोटिस में देखने को मिलती है, दैट इज ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी यहां पे होता है। स्पिन देखो, स्पिन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से तो मोमेंट आएगी आएगी, साथ में यहाँ पे ऑर्बिटल की स्पिन की वजह से भी ऑर्बिटल मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इससे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको एक बुक से थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, थ्योरेटिकल इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, आपको थोड़ा सी और क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलो मैं आपको कोशिश करता हूं यहां पे समझाने की। डाटा मैं बाद में, चलो डाटा देख लो पहले। डाटा क्या कह रहा है भाई, यहां पे देखो सीई की बात कर लेते हैं भाई। थ्योरेटिकल हमने निकाला कितना, 2.54 आना चाहिए फॉर्मूले से, लेकिन आया कितना एक्चुअल में, 2.46, कम आ गया। यहां पे देखो क्या आ रहा था भाई, कितना आना चाहिए था, 9.72, बट यहां पे वैल्यू ज्यादा आ रही है ना। तो ये आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, इसी को देखते हैं। ये जो आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आते हैं, उसी को देखेंगे। तो यहां पे मैं आपको पहले थ्योरी पढ़ाता हूं थोड़ा सा। यस स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई। यहां पे मैं इसको जूम करता हूं और आप पढ़िएगा, जो मैंने आपको बताया वैसा ही कुछ है। ठीक है, तो यहां पे आप यहां से देखिए, आप यहां से देखिए कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने लिखा हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एक होता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, जो कि एफ ब्लॉक में आपको स्पेशली देखने को मिलेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्पिन कंट्रीब्यूशन, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। इन डिफरेंट नॉर्मल स्टेट ऑफ द एटम, इंक्लाइनेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड स्पिन कंट्रीब्यूशन में बी डिफरेंट, अलग अलग होता है भाई, है ना। जो आपका ऑर्बिटल और स्पिन कंट्रीब्यूशन वो अलग अलग होता है। फॉर द मैनी केसेस permanent magnetic moment is not invariant with temperature, although it appear to be so. For molecular paramagnetism, it as ये आप थोड़ा सा इसको पढ़ के देखिएगा, एटॉमिक पैरामैग्नेटिज्म ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन अपीयर्स, यहां से आप देखिएगा क्या वर्ड यूज हो रहा है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन अपीयर्स टू बी क्वेंच्ड आउट ऑफ द मोस्ट केसेस। भाई देखो डी ब्लॉक में ये क्या बता रहा है कि जो ऑर्बिटल की वजह से जो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था वो क्वेंच्ड हो जाता है, वो ना के बराबर होता है। क्विंस्ड का मतलब वो डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। इन इवेल्युएटिंग दिस, ये दो टर्म है, क्या है छोड़ो, आप चक्कर में मत पड़ो ज्यादा डिटेल में, है ना। आप यहां पे आए मुद्दे पे आगे। अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पोजेज सर्वल जे वैल्यूज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द ग्राउंड स्टेट जे बीइंग डिसाइडेड बाय द हुंड्स रूल, ये क्या होता है बाद में बता देंगे। द जे लेवल ऑफ गिवन बाय, ये साइंटिस्ट हैं, आपने टर्म सिंबल के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं भी पढ़ाऊंगा। टर्म सिंबल निकालना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म सिंबल आपका कोऑर्डिनेशन में भी काम आएगा, फिजिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम आएगा, बहुत जगह काम आता है। तो ये साइंटिस्ट थे आरएस, इन्होंने टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट अ मल्टीप्लेट, J level is called component of the multiplet. The energy gap between two successive J level is called the multiplet width. ये ध्यान रखिएगा भाई, इसके बारे में एक बार पूछा है, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको। देखो थोड़ा सा समय दोगे तो सब कुछ क्लियर होगा, धीरे धीरे सब कुछ आपको आपके सामने आ जाएगा। हाँ जी, क्या समझाने की कोशिश की जा रही थी। नॉर्मली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। यस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट भाई। नॉर्मली देखो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी जब हम देखते हैं तो वो जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है उसी से देख लेते हैं, लेकिन ये यहां से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा है नेट में, बट दिस इज नॉट शो व्हेन एक्साइटेड स्टेट लाइज क्लोज टू द ग्राउंड स्टेट, है ना। देखो भाई मोस्टली केसेस में हम ग्राउंड स्टेट टर्म को देखेंगे और उसी से ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन निकाल के उसी से मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। बट कुछ केसेस जहां पे एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में गैप कम होता है, वो पास होते हैं। When the multiplet width is in neighborhood of KT के आसपास हो, the thermal energy in such situation the excited state or state may be significantly populated as, for example, samarium Sm+3. Student, very much important example, very much important। कौन एक Sm और दूसरा EU। भाई ये EU तो बार बार आएगा परेशान करने आपको, EU तो बार बार आएगा, Sm+3 and EU+2, है ना। Therefore, when driving the magnetic moment equation, we need to consider the population of excited state। ये रहा, तो यहां पे इन दोनों का ध्यान रखिएगा। क्या है इन दोनों का मीनिंग, दोबारा से फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं, दोबारा से फिर एक्सप्लेन करूंगा कि इन दोनों का मीनिंग क्या था।
भाई हमारी वो कहाँ गई, अच्छा यहाँ पे है, सॉरी। अच्छा ये वही गैप बता रहा भाई, ये केटी लार्ज मल्टीप्लेट विड्थ है, यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कंपेरेबल है। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो घबराने वाली बात है बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा क्या इसका मीनिंग क्या था, मैं थोड़ी सी देर में आपको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इसके बारे में। यस ठीक है, चलो भाई अब देखो यहां पे जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाली जाती है, पहले मैं आपको थोड़ा सा टर्म सिंबल निकालना सिखाता हूं। तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालेंगे, चलो मैं पहले बता देता हूं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए जो हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो हम इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, दैट इज जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन। अब आप कहोगे जी ये क्या क्या आ गया, जी क्या आ गया, अंडर रूट जे, जे क्या आ गया, है ना, सब कुछ इस फार्मूला से निकाली जाती है वैल्यू, एंड वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी मैं देखना इसको और अच्छे से एक्सप्लेन। और यहां पे जो जी होता है भाई, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 3/2 प्लस में एस इंटू एस प्लस वन माइनस में कैपिटल एल इंटू एल प्लस वन एंड डिवाइड बाई 2j इंटू जे प्लस वन, 2j इंटू जे प्लस वन। इस फार्मूला से हम पहले g की वैल्यू निकालेंगे, इस फार्मूला से पहले g की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद पुट करेंगे। अब यहां पे आपको भाई अलग अलग टर्म नजर आ रही हैं, ये क्या है जी, क्या मामला आ गया। तो भाई एफ ब्लॉक के लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे इस फार्मूला से, ठीक है। यहाँ पे जे क्या होता है अभी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। हालांकि यहाँ पे जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तो यहाँ पे बार बार जिक्र आ रहा था जे का, आ रहा था ना जे का जिक्र, देखो ये रहा कि जे लेवल, है ना। उसके बाद यहाँ पे आ रहा था कि ये आपका जे लेवल इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ द मल्टीप्लेट, ऐसे। तो ये जे क्या होता है, ये एस क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब भाई ये चलो ठीक है जी, मैग्नेटिक मोमेंट का आपने फार्मूला बता दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें किन किन का आइडिया होना चाहिए। एक तो हमें कैपिटल एस का पता होना चाहिए ये क्या है, एक हमें कैपिटल एल का पता होना चाहिए क्या है, और एक हमें जे का पता होना चाहिए क्या है। इन तीनों का पता होगा तभी तो हम निकाल पाएंगे ना मैग्नेटिक मोमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो ये तीन होते क्या है स्टूडेंट, पहले मैं आपको टर्म सिंबल के बारे में बता देता हूं, क्योंकि टर्म सिंबल के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। टर्म सिंबल देखो शुरुआत कहां से होती है, वैसे तो भाई जब पहले कोऑर्डिनेशन अगर मैं पढ़ाता आपको तो कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका होता, फिर भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। यहां पे आपने सुना होगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। जैसे भाई मेरे पास एफ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ना, मेरे पास एफ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एफ के मेरे पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। एफ के मेरे पास 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब भाई ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको मैं यहां पे भी रख सकता हूं, यहां पे। तो कहने का मतलब यह है इस एक इलेक्ट्रॉन को भरने का, इस एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, उन्हीं को हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बोलते हैं। आप सभी ने जरूर इसका फार्मूला भी पढ़ा होगा, एनसीआर फार्मूला होता है, ऊपर होता है एन फैक्टोरियल, नीचे होता है आपका आर फैक्टोरियल, इनटू में एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसके ऊपर भी काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मुझे F1 के लिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालना तो वो कैसे, पहली बात तो ये देखो भाई एफ के लिए मैक्सिमम हम कितने, एन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, तो यहां पे हो गया 14, है ना 14। आर का मतलब है कितना, 1, तो ये हो गया 1 फैक्टोरियल, और इसमें एन माइनस 13 फैक्टोरियल, कितना 13, तो ऊपर है 14 फैक्टोरियल। तो 14 फैक्टोरियल का क्या लिख सकते हैं, 14 इंटू में 13 फैक्टोरियल, और यहां पे क्या लिखा जा सकता है 13 फैक्टोरियल। इससे ही आपने कैंसिल कर लिया तो क्या आ गया 14। यानी कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास एफ ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, तो उसको फिल करने की 14 पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। ऐसे ऐसे आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। किसी को भी डाउट आए कहीं पे भी तुरंत पूछ लेना। अगर आपको ये टर्म सिंबल वाला थोड़ा सा कम समझ में आए तो भी कोई बात नहीं है ना। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना पढ़ाऊंगा जो आपको काम में आ जाएगा, मतलब आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इतना। बाकी डिटेल में टर्म सिंबल को फिजिकल में भी डिस्कस किया जाता है एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी हम इसका काफी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होता है। ऐसे ही फिर हम क्या, माइक्रोस्टेट के बाद हम स्टेट निकालते हैं, स्टेट के बाद हम ग्राउंड स्टेट निकालते हैं, ग्राउंड टर्म निकालते हैं, टर्म,
ठीक है, क्या निकालते हैं, टर्म निकालते हैं, और टर्म में भी ग्राउंड स्टेट टर्म निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सारी चीजें निकलती हैं। अब आ जाते हैं सीधे मुद्दे पे, जो ग्राउंड स्टेट टर्म यहां पे कैसे निकालेंगे, जीएसटी, ग्राउंड स्टेट टर्म, जीएस। तो देखो बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है, आपके पास F1 है और आपको इसकी टर्म निकालनी है, ग्राउंड स्टेट टर्म। तो इसमें देखो बहुत आसान है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, और बहुत ही इजी। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो यहाँ पे हम लिखते हैं +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे +1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। जैसे देखो अगर आपने कभी भी पी ऑर्बिटल का लिखा हुआ तो कैसे लिखते थे, 1 0 -1, आपको ध्यान होगा पक्का। और डी के लिए कैसे लिखते थे, +2 +1 0 -1 -2। तो एफ के लिए हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो इसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिया यहाँ पे, सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिया यहाँ पे, और इसी तरीके से भरिएगा अगर आपको ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है तो। यहाँ पे भरा। अब देखो क्या हुआ, इस यहाँ पे नीचे क्या था, 3 की मल्टीप्लाई 1 इलेक्ट्रॉन है तो कितना आ गया, 3 आ गया। जब ये 3 था, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ की तो 3 आ गया। अब यहाँ पे एक होता है कैपिटल एल, है ना, एक होता है कैपिटल एल, जो आपको शो हो रहा था ना पीछे, कैपिटल एल, इस फार्मूला में कैपिटल एल आ रहा था, तो यही है। तो ये आपका बेसिकली यहीं से निकलता है। जब आपने इन 3 की इसके साथ मल्टीप्लाई की होगी तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो देखो अगर आपके पास इस कैपिटल एल की वैल्यू 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 6 भी, 7 भी। अगर आपके पास इस कैपिटल एल की वैल्यू आ जाए 0 तो कैपिटल एस टर्म, ये क्या है बेसिकली, टर्म बोल सकते हो आप, ये क्या है, टर्म। उसके बाद अगर आपके पास 1 आ जाए तो कैपिटल पी, अगर 2 आ जाए तो कैपिटल डी, 3 आ जाए तो एफ, 4 आ जाए तो एफ के बाद कौन आता है, जी आता है क्या आपके बाद, ठीक है। उसके बाद कौन आ जाएगा, GH, उसके बाद 6 के लिए I। इस तरीके से चलेगा ट्रेंड, इस तरीके से चलेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, समझ में आया। तो अगर मुझे यहां पे निकालनी है तो क्या आएगा भाई, यहां पे L की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो L की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई है 3, तो मेरे पास क्या टर्म आ गई, मेरे पास क्या टर्म आ गई, F आ गई ना, F, ठीक है, बहुत बढ़िया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखो यहां पे अब एक होता है आपका, ये निकाला कोई इशू नहीं है। दूसरा होता है कैपिटल एस। ये कैपिटल एस क्या होता है, ये होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। देखो अगर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी स्पिन क्या रही होगी, 1/2। क्या रही होगी इसकी स्पिन, 1/2। तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप 2 से डिवाइड कर देना, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप 2 से डिवाइड कर देना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या आ जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर, कैपिटल एस, ठीक है। एक होता है यहां पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या होता है, स्पिन, तो वो होती है 2s+1। जब आप इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू में 1/2 करेंगे, प्लस में 1 करेंगे, तो आपके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाती है, दैट इज 2। एसएम का मतलब यहां पे क्या है, एसएम का मतलब यहां पे क्या है, दैट इज स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। ये समझ में आ गया आपको। तो यहां पे ये कैपिटल एस। अच्छा जी, अब ये हमें एल का भी पता लग गया कैसे निकालना है, एस का भी पता लग गया कैसे निकालना है, जे कैसे निकालेंगे। तो जे निकालने का भाई तरीका होता है, पहले आपको ये देखना पड़ता है कि जो जे है आपका, वो ये पूरा सिस्टम देखो, अगर सिस्टम आपका लेस देन हाफ फिल्ड हो, लेस देन हाफ फिल्ड, जैसे हमें पता है एफ का हाफ फिल्ड होता है 7, अगर वो 7 से कम इलेक्ट्रॉन वहां पे है तो जो जे की वैल्यू निकलती है, जे की वैल्यू दैट इज L माइनस एस। ये जो L था इसमें से S को माइनस कर दीजिए तो आपके पास जे की वैल्यू आ जाएगी। अगर मोर देन हाफ फिल्ड आ जाए, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन, मोर देन हाफ फिल्ड अगर आपके पास आ जाए, मोर देन हाफ फिल्ड अगर आपके पास आ जाए तो इस जे की वैल्यू क्या होती है आपका L+S। अगर एग्जैक्ट हाफ फिल्ड आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है किसके इक्वल, L के इक्वल। जे की वैल्यू किसके इक्वल होती है, L के इक्वल। अब ये जे क्या होता है, जे होता है आपका एंगुलर ऑर्बिटल, है ना। देखो L तो होता है ऑर्बिटल, इसको बोला जाता है आपका
ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आप बोल सकते हैं बेसिकली। और जे होता है एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर करके इसको बोला जाता है, जे को। ठीक है, जे को ये बोला जाता है। यहां तक क्लियरिटी आई? देखो क्या बोला जाता है, अगर आप फिलहाल नहीं इसके ऊपर नहीं भी ध्यान दोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। मेन हमारा पर्पस देखना है आपका, एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है फिलहाल। एल क्या कैसे निकालते हैं, एस कैसे निकालते हैं, जे कैसे निकालते हैं, कुछ समझ में आया? ठीक है। अब जी ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकाला जाता है, तो देखो ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालते हैं, ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है उसका। तो भाई देखो ये हो गया एल, यहां पे क्या होता है एल, एल एल वही वाला। उसके बाद यहां पे ऊपर होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ऊपर क्या होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और यहां नीचे होता है जे, नीचे होता है जे। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राउंड स्टेट टर्म, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राउंड स्टेट टर्म। ये एल, ये जे, ये आपका एस एम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अभी मैं निकाल के दिखाता हूं। जैसे F1 की बात करते हैं, अगर F1 का निकालें तो एल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि F आ गया। उसके बाद जे देखो लेस देन हाफ फील्ड है, एल माइनस एस करो। एल कितना था 3, एस कितना था 1/2, तो 3 में से, तो अगर आप यहां पे जे की वैल्यू निकालेंगे, कई बार जे की वैल्यू भी पूछ लेता है, 3 माइनस 1/2 करेंगे तो दैट इज 5/2। तो नीचे क्या लिख दो 5/2, नीचे क्या लिख दो 5/2। ऊपर लिखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि कितनी आ रही है 2 आ रही है, कितनी आ रही है 2। तो F1 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या हो गया 2F 5/2। F1 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या हो गया 2F/2, है ना। जैसे कि देखो F1 कौन होता है Ce+3, F1 कौन होता है Ce+3, F1 होता है ना, याद होगा आपको फॉर F1। तो उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म आपके पास क्या आनी चाहिए, उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म यही आएगी, चाहे आप देख लेना। देखो यहां पे अभी मैं बहुत सारी प्रैक्टिस, ये देखो Ce+3 की जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या आ रही है, ऊपर 2 लिखा हुआ है, फिर F लिखा हुआ है और नीचे 5/2 लिखा हुआ है। और भाई ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है भाई, ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल के दिखाओ अलग अलग है ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो निकाल लोगे। चलो मैं अभी प्रैक्टिस करवाता हूं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाए कि कैसे निकालते हैं। अभी जो पेपर हुआ जून 23 का, ये देखो ये आपका नेट का जो लास्ट पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन देखो यहाँ पे, और हर साल आता है क्वेश्चन, हर साल। मैं पता नहीं कितने एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रहा हूं यहाँ पे। तो नेट जून 23 का ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स का। ये बोल रहा है कि dy+3 के लिए एक तो ग्राउंड स्टेट टर्म निकालो और दूसरा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, है ना। दोनों चीजें एक ही चीज से रिलेट करती हैं, SLJ। SLJ की वैल्यू अगर आपने निकाल ली तो क्वेश्चन खत्म। अब मेन टास्क तो ये, बच्चों को प्रॉब्लम पता क्या आती है जी, ये dy होता कहां पे है। तो इसी के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, मैंने बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो क्या ट्रिक थी, सीने पर नदियां प्रेम की स्माई यूं गदगद तब दिल, है ना, आ गया ना दिल। और +3 है तो +3 में अगर बात करोगे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9। तो ये मुझे पता लग गया। देखो यहां पे काम आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां पे काम आती है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां से मुझे ये पता लग गया कि जो dy+3 है ना, dy+3 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 4F9। अब मुझे क्या निकालना, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है। तो मैं कैसे, सबसे पहले मैंने यहां पे इस तरीके से रखा, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहां पे +3, यहां पे +2, यहां पे +1 0 -1 -2 -3। तो 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे। कैसे भरेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 8 और 9 हो गए, बहुत बढ़िया। अब देखो सबसे पहले L की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 इलेक्ट्रॉन से करो, +3 की, तो +6 +4 +1, ये 0 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे +0, -1 की करोगे तो -1, -2 की करोगे 1 इलेक्ट्रॉन से -2, और ये -3। तो यहां पे हो रहा प्लस का 11 और ये हो रहा आपका प्लस का माइनस का 6। तो 11 में से 6 जाएगा तो कैपिटल L की वैल्यू आ गई 5।
कैपिटल एल की वैल्यू आ गई 5। अगर कैपिटल एल की वैल्यू 5 है तो क्या आपके पास स्टेट आ जाएगी? तो क्या मैंने बताया था भाई आपको, देखो 0 होते हैं तो S, 1 होती है तो P, 2 होती है तो D, है ना, 2 होती है तो D, 3 होती है तो F, 4 होती है तो G, और ये H ही दिख रही है। देखो सब जगह क्या दिख रहा है? H। वैसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, तो ये क्या आ गया? H आ गया जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, ये पता कर लिया। अब क्या निकालना है? स्पिन क्वांटम नंबर कैपिटल S। मैंने क्या बताया था? जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका हाफ कर देना, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका हाफ कर देना। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 दिख रहे तो मुझे मैं कर देता हूं 5/2। साथ में निकाल लेता हूं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। कैसे निकालते हैं? 2s+1। तो यहां पे जब आप 2s+1 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा भाई आपका? 5/2, 5 से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितनी आ गई? स्पिन मल्टीप्लिसिटी 6, स्पिन मल्टी। अब ये जे निकाल लेते हैं। अब ये लेस देन हाफ फिल्ड है या फिर मोर देन हाफ फिल्ड? तो मोर देन हाफ फिल्ड है, तो क्या करेंगे? L+S। L की वैल्यू कितनी है? 5। S की वैल्यू कितनी है? 5/2। जब आपने सोल्व किया तो कितना आ गया? 15/2। कितना आ गया भाई? 15/2। ठीक है, सब कुछ निकल गया, अब तो कुछ बचता ही नहीं है। देखो H तो सभी जगह है, ठीक है, ऊपर 6 भी सभी जगह है, ठीक है, लेकिन J देखो 15/2। तो 15/2 पहले ऑप्शन में है, 15/2 दूसरे ऑप्शन में है, तीसरे और फोर्थ में 5/2 है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है भाई? एक बार कमेंट करके बताएं, क्या आपको समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताएं, ठीक है, ये बात। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया जी ग्राउंड स्टेट टर्म, कोई इशू नहीं है। अब मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालें? तो फॉर्मूला अभी तो बताया था आपको, और आपको ये LSJ निकालना आ भी गया है, यहां पे निकाल भी रखा है। तो चलो यहां पे मैं फॉर्मूला दोबारा से लिख देता हूं। क्या फॉर्मूला था भाई आपका? म्यू इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, दैट इज आपका G इंटू में √J इंटू में J+1, है ना। और G की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? 3/2 प्लस में S इंटू S+1 माइनस में L इंटू L+1, और इसको डिवाइड कर दिया था हमने किससे? 2J इंटू J+1 से, है ना। अब आपके पास सब कुछ है, सोल्व करके देखो तो आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना आ जाएगा। तो यहां पे देखिए 3/2, S कितना दे रखा था? S मैंने कितना निकलवाया था आपको? 5/2 S। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज डिफरेंट थिंग, S इज स्पिन क्वांटम नंबर, तो यह है 5/2। तो यहां पे देखो मैंने किया 5/2, यहां पे मैंने किया 5/2 + 1। मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। माइनस L की वैल्यू निकाली थी 5 इंटू में 5 + 1। हालांकि भाई जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती जाएगी। J की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? 15/2। कितनी? 15/2। एंड यहां पे क्या करेंगे? 15/2 का +1। तो जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं, जब आप इसको सोल्व कर रहे होंगे, पहले तो G की वैल्यू निकालनी है। देखो 3/2 प्लस में देखो ये बनेगा 7/2 एंड ऊपर 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 35/2 4 आएगा। ये फास्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये हो गया 30, ये कितना हो गया? 30। इसको जब आपने डिवाइड किया 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर गया 17 बनेगा, 17 की मल्टीप्लाई तो 15 इंटू में 17, और इसके नीचे यहाँ पे क्या था? 2। तो ये पूरी कैलकुलेशन सोल्व आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। करके देख लेना भाई, आप मेरे हिसाब से करके देख लेंगे। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन सोल्व करेंगे, यहां से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, वो आएगी 10.65। कितनी आएगी? 10.65। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर लेंथी होती है। देखो अब नॉर्मली आपको क्या लग रहा था? 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से निकालते तो ऊपर वाला आंसर आएगा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से निकालते तो ऊपर वाला आंसर आएगा। बट रियलिटी में अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू डाटा, ये नहीं होता। यहां पे इस फार्मूले से मैग्नेटिक मोमेंट निकाली जाती है, इसलिए इसका आंसर सेकंड होता है। अभी मैं अगर आपको डाटा दिखाऊं, डाटा से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा। ये कौन था? dy था ना, ये देख लो भाई, dy+3, उसका आपको ग्राउंड स्टेट टर्म जो कि ये रहा, और ये आपका यहाँ पे थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट, और ये आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट जो कि 10 से लेके 10.6 के बीच में आ रहा है। तो भाई देखो, एक तो आपको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, कि कैसे निकालते हैं। दूसरा बेस्ट तरीका क्या है? अगर आप इसको रट लेते हैं, रटने की वैसे जरूरत नहीं है भाई, मैंने सिखा दिया, आप निकाल सकते हैं।
है ना, इजिली आप निकाल पाएंगे, रटने की जरूरत नहीं और ना ये रटा भी जाएगा। ये एक तरीका है, निकाला जाएगा, तो आप निकाल निकाल के आपको देखने पड़ेंगे। आओ इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन। तो मैग्नेटिक मोमेंट अप्रोच कर लोगे कैसे निकालनी है, जैसे अभी ये देखो, एक तो ये क्वेश्चन था, ये जून 23 का ही था क्वेश्चन। एक और देखो जून 23 का ही क्वेश्चन, ये भी जून 23 का ही क्वेश्चन। EU+3 की बात हो रही है। EU+3 आते ही इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया करो। EU+3 का मतलब होता है आपका 4f6, 4f6, ठीक है। तो पहली बात तो ये कर रहे हैं यहां पे, बाकी तो सारी बातें बाढ़ में जाने दो। ये देखो सी ऑप्शन को देखो आप, सी ये कह रहा है 4f ऑर्बिटल इज मोर देन हाफ फील्ड। क्या यहां पे जो 4f ऑर्बिटल है वो मोर देन हाफ फील्ड होता है? भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साफ साफ लिख रखी है 4f6, यानी कि 7 से तो कम ही होगा, लेस देन हाफ फील्ड है। इसका मतलब सी स्टेटमेंट तो नहीं हो सकती करेक्ट, इसलिए हमने सी को तो हटा दिया एकदम से। उसके बाद देखो डी, ग्राउंड स्टेट टर्म, क्या ये होगा क्या इसका ग्राउंड स्टेट टर्म? मैं कह रहा हूं टर्म सिंबल तो भाई इतना पूछता है ब्लॉक का बहुत ज्यादा, और ना भी पूछे तो उसका यूज है क्या? मैग्नेटिक मोमेंट। तो एक क्वेश्चन कंफर्म है, हर साल आएगा ही आएगा इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो गया +3, ये कितना +2 +1 0 -1 -2 -3। तो सबसे पहले L निकाल लेता हूं। देखो इन -2 से +2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, तो बच गया 3। जब भी 3 आता है तो F आएगी वैल्यू, क्या आएगी? F। कैपिटल S कैसे निकालूं? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 को डिवाइड कर दो 2 से तो कितना आ जाएगा? 6 को डिवाइड कर दो 2 से कितना? 3। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे आएगी? 2s+1 यानी कि 7। क्या आ गई? 7। J कैसे निकालते हैं? लेस देन हाफ फील्ड है तो L - S कर दो। L की वैल्यू कितनी? 3। S की वैल्यू कितनी? 3। L और S दोनों की वैल्यू 3, तो J की वैल्यू 0 आ गई। तो टर्म कैसे निकालते थे ग्राउंड स्टेट टर्म? पहले लिखते थे F, ये हो गया F, ये हो गया जी F। नीचे क्या लिखते थे? J 0, और ऊपर लिखते थे स्पिन मल्टीप्लिसिटी ये। तो क्या ये ग्राउंड स्टेट टर्म होगी EU+3 के लिए? क्या ये ग्राउंड स्टेट टर्म होगी? हम कहेंगे यस, बिल्कुल होगी जी। डी बिल्कुल करेक्ट है, डी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे भी देखो डी और यहां पे भी देखो डी, इसका मतलब बी आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब देखो ए और बी में से कौन सा करेक्ट है? ए और बी में से कौन सा करेक्ट है? अब ये इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे ही चुका हूं, अब ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट आर एग्रीमेंट विद ईच अदर। ये कह रहा है EU+3 के लिए जो आप कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला से और जो एक्सपेरिमेंटल होती है, क्या वो सेम होती है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, मैं कहूंगा नहीं होती सेम, अलग होती है। हटा दो ये ऑप्शन को। क्यों अलग होती है? अभी आ रहे हैं, है ना। और क्या इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था दैट इज ऑप्शन नंबर 4, बी एंड डी स्टेटमेंट। अब ये बी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? द हायर एनर्जी स्टेट दिस and this are populated and increased the observed magnetic moment, observed magnetic moment। तो आपको क्या समझ में आया? इससे कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा, अभी अभी आ जाएगा। देखो इसके ऊपर इतनी बार क्वेश्चन पूछा है भाई, और मैंने भी बड़ा फोकस करवाया था। याद है यहाँ पे? याद है यहाँ पे मैंने किस किस के बारे में बात किया था? SM+3 एंड EU+2 इनके बारे में बात की थी ना मैंने। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? देखो दोबारा पढ़ लो क्या लिखा हुआ था, और अभी डाटा दिखाता हूं आपको मैंने, है ना। यहां पे क्या लिखा था? देखो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ओरिजिनेट फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट बट दिस इज नॉट सो व्हेन एक्साइटेड स्टेट लाई क्लोज टू ग्राउंड स्टेट। अगर भाई आपका जो एक्साइटेड स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट के पास हो, क्लोज हो, तब क्या होता है आपका? द एक्साइटेड स्टेट और स्टेट में बी सिग्निफिकेंटली पॉपुलेटेड। फॉर एग्जांपल SM एंड EU, इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो ज्यादा होती है थ्योरेटिकल जो कैलकुलेटेड करते हैं उससे। आओ कहां से पता लगेगा जी? एग्जैक्ट डाटा दिखा दो हमें, तो फिर क्लियरिटी आएगी, क्लियरिटी आएगी भाई, और क्लियरिटी लेना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं CSR नेट में इस पॉइंट के ऊपर। तो मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, लैंथेनाइड्स में 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल से ज्यादा आती है। देखो ये है आपका थ्योरेटिकली, फॉर्मूले से जो आपने निकाली होगी फॉर्मूले से। तो यहां पे बात करते हैं EU की। EU की जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो होती है थ्योरेटिकली 0,
या फिर वो होती है 2.68 से लेके 3.8, बट इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो होती है 3.332 एंड 3 इसके बीच में, यानी कि जो थ्योरेटिकल है उससे ज्यादा होती है। ईयू की जो वैल्यू है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा होती है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व्ड वैल्यू। दूसरी बात होती है किसकी, एसएम की बात कर रहे थे ना, दूसरी किसकी बात कर रहे थे, एक एसएम की बात कर रहे थे ना, एक या इनमें से एक और आएगा कोई जिसकी वैल्यू आपका ज्यादा होती है, तो एसएम ही है शायद वो, है ना एसएम। तो इसकी भी वैल्यू अगर आप देखोगे कितनी आ रही है 0.84, और यहां पे कितनी आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो इन दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा क्यों होती है थ्योरेटिकल से, तो रीजन क्या होता है कि इनकी जो ग्राउंड स्टेट होती है एंड इनकी जो फर्स्ट एक्साइटेड या सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है उनके बीच में गैप कम होता है, जिसकी वजह से वो भी उनके इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में, जिसकी वजह से इनकी मैग्नेटिक मोमेंट थ्योरेटिकल जो इस फार्मूले से निकाली थी उससे ज्यादा आई है, जो हमने इस फार्मूले से निकाली थी उससे ज्यादा आई है। क्या आप ये पॉइंट क्लियर कर पाए, यस और नोट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा है। यहां पे देखो एक अलग बुक का रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं, यहां पे किसी अलग बुक का, दिस मॉडल वर्क्स वेल फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ लैंथेनाइड एज शोन इन द डाटा, द ओनली एक्सेप्शंस बीइंग EU+3 and SM+3 both of which have low laying excited state, यानी कि इनकी जो एक्साइटेड स्टेट है ना उनकी जो एनर्जी होती है ना, उनकी जो एनर्जी वो ग्राउंड स्टेट के पास ही होती है, which are appreciably populated at room temperature. The magnetic moment of both these ions decrease with decreasing temperature. एक तो ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इनकी मैग्नेटिक मोमेंट भी डिक्रीज कर जाएगी। एक तो ये बात, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, कैसे अभी आएंगे, तो ये क्या है, एक तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट कीजिएगा, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बोथ दीज आयन डिक्रीज विद डिक्रीज इन द टेम्परेचर। EU+3 कॉम्प्लेक्स आर डायामैग्नेटिक एट लो टेम्परेचर। अब कहोगे जी ये दो, यहां पे आपने एक तो लिख रखा था जीरो, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ था जीरो, तो ये जीरो क्यों होती है, ये जीरो होती है लो टेम्परेचर पे। ये जो दो वैल्यू आपको दिख रही थी ना, ये जो दो वैल्यू यहां पे क्या दिख रही थी, देखो यहां पे इन्होंने जीरो लिख रखा है और यहां पे ब्रैकेट में डाल रखा है 2.68 या फिर 3.51, ये दो वैल्यू अलग अलग क्यों लिखी हुई है, तो भाई जीरो जो वैल्यू होती है वो लो टेम्परेचर पे होती है एंड 2.68 से 3.51 ये हाई टेम्परेचर पे होती है। ये किस पे होती है, हाई टेम्परेचर पे। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। तो ये देखो ये जो दोनों मॉलिक्यूल है इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। कल को अगर पूछ लेना तो भाई EU क्या होता है, लो टेम्परेचर पे डायामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होती है। ठीक है, क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है। दूसरा और देखो, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहां से, व्हेन पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। ये क्या कर रहा है भाई, वैसे तो मैंने आपको पढ़ाया था, स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था कि यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे द नॉर्मली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। मैंने क्या बोला था, सिर्फ ग्राउंड स्टेट को देख के हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं, बट यहां पे दो एलिमेंट ऐसे थे जिनकी एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट के पास थी, तो उनको कंक्लूड करना पड़ेगा और यही लिख रखा है इन्होंने, व्हेन population of excited state is included in the calculation of mu effective, good agreement with experiment is achieved. The magnetic moment of actinides are not so simple because of the increased crystal field effects. तो actinides की बात बाद में करेंगे, फिलहाल क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, फिलहाल क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो ये क्वेश्चन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और इसकी एक और बढ़िया एक्सप्लेनेशन देखो, मैं इतनी सारी एक्सप्लेनेशन लेके आया हूं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये भी एक इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आप जितना ज्यादा डिटेल में जाओगे जान सकते हैं, सीखने को कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको बाद में रेफरेंसेस भी बता दूंगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखिएगा, EU एंड SM, एक तो टेम्परेचर डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट, लो टेम्परेचर पे डायामैग्नेटिक की तरफ जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे इनकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होती है, और दूसरा इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा होती है ड्यू टू पॉपुलेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, जो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होती है उनकी वजह से।
ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन था यहाँ पे। तो ये समझ में आया, ए और बी आपको क्लियर हुआ, ए स्टेटमेंट एंड बी स्टेटमेंट। द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट आर इन द एग्रीमेंट विद ईच अदर। तो हम कहेंगे नो, द हायर एनर्जी स्टेट दिस एंड दिस आर पॉपुलेटेड एंड इंक्रीज द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो बिल्कुल सही था, ठीक है। तो देखो ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आपने 1 कर दिया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे 2 कर दिया, लेकिन इनके बीच में गैप काफी कम होता है, इसीलिए वो भी पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन में, जिससे कि उनकी ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए एक और यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल है, यहाँ पे इसको भी आप पढ़ सकते हैं भाई। यहाँ पे ये दिखा रखा है, देखो ये दिखा रखा EU+3 के लिए इनका ये जो गैप होता है ये काफी कम होता है, यहाँ पे इनका जो गैप होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इस वजह से भी आप थोड़ा सा इसके बारे में काफी डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, अगर आप इसको पढ़ेंगे, देखो ये लिखा हुआ काफी अच्छे से। लैंडेज फॉर्मूला फिट्स वेल विद ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट फॉर ऑल लैंथेनाइट एक्सेप्ट। भाई जहां पे एक्सेप्शन होते वही आपसे एग्जामिनर पूछता है, चाहे साइज हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे कुछ हो। तो यहाँ पे Sm+3 and Eu+3. The magnetism of these two ions is best studied in the combination with the promethium+3 and ये कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू। The J value for the 4 ions are shown in the figure. As we know that energy separation between the ground state and first excited state is 5 lambda. 5 लैम्डा होती है किसके लिए, Pm+3 के लिए, एंड 7/2 लैम्डा होती है Sm+3 के लिए। कम हो गई ना, 5 थी भाई, उनमें जो गैप था ग्राउंड स्टेट में और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वो 5 लैम्डा था, और यहां पे कितना हो गया 3/3.5 कम हो गया ना। और ये इसमें EU में तो सिर्फ लैम्डा का ही डिफरेंस होता है, EU में तो सिर्फ लैम्डा का ही डिफरेंस होता है, एंड फिर वापस गए TB+3 में तो 6 लैम्डा। तो यहां पे यही है, लैम्डा क्या होता है भाई आपका, लैम्डा इज स्पिन ऑर्बिटिंग कपलिंग कांस्टेंट, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट होता है। यह काम आएगा कोऑर्डिनेशन में भी, और यहां पे भी एक बार क्वेश्चन पूछा है, ऐप ब्लॉक में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो लैम्डा क्या होता है यहाँ पे, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट अबाउट 1000 फॉर ऑल द लैंथेनाइड्स। सभी के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 1000 के आसपास होती है, बट Sm एंड EU के लिए काफी कम होती है। कितनी होती है, 230 के आसपास। ये गैप काफी कम होता है, मींस द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन द स्टेट इज अबाउट 230 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर EU+3, वेरी क्लोज। KT की जो वैल्यू होती है ना, वहां पे हमने बोला था ना कि भाई मल्टीप्लाइड कांस्टेंट, दो स्टेट के बीच का जो गैप होता है उसको KT की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो 300 केल्विन जब टेम्परेचर होता है ना, ये 300 केल्विन टेम्परेचर, तो एक KT 200 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होता है। समझ में आए तो अच्छा, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द एडजेसेंट स्टेट ऑफ द टर्म इंडिकेट दैट स्ट्रेंथ ऑफ द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इन द केस एक्सेप्ट Sm एंड EU इट इज सफिशिएंट टू, ये सब वही बात बताई गई है। होप कि आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये पूरा मैटर है क्या EU एंड Sm के साथ, क्यों इनकी ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट से ज्यादा होती है। और इसके ऊपर इतनी बार क्वेश्चन पूछा है। देखो एक तो अभी अभी दिखा दिया मैंने आपको, रिसेंटली पूछा जून 23 में, उसके बाद आगे देखना आप कितनी जगह पूछा है। ये भाई आपके लिए होमवर्क है, आप निकाल लेना, कल डिस्कस करेंगे इसको। आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछिए किसकी, 5F की, 5F। तो सबसे पहले क्या निकाल लेना, S, L और J निकाल लेना। फॉर्मूला आपके पास आई, उससे निकालोगे तो निकल आएगी। ये आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई करके आइएगा। सेम ये क्वेश्चन देख लो, फैब 22 में फिर से क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट निकालो किसकी, F10 की। तो ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क। मैंने आपको मेथड बता दिया है, आप ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं कल करवाऊंगा आते ही, कल हम आते पहले यही डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो कई बार डायरेक्ट यही पूछ लेता है। नवंबर 2020 की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, द परमिटेड वैल्यू, इसको थोड़ा सा समझिए, इसका मीनिंग क्या है। द परमिटेड वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये जो J होता है ना भाई, इस J को क्या बोला जाता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर टोटल J को, और जो L होता है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, है ना, ऐसा करके। S को स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये कह रहा है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग F ऑर्बिटल, मतलब F के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इस J की वैल्यू क्या होगी। तो भाई देखो, अगर F के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो भाई जो आपकी J की वैल्यू होती है वो आपका डिपेंड करती है कहां से, पता है, प्लस S से जो आपका L+S होता है उससे लेके
एल माइनस एस तक, इसके बीच में वैरी करती है, इसके बीच में वैरी करती है। जे की जो वैल्यू होती है वो एल प्लस एस से एल माइनस एस के बीच में वैरी करती है। अब भाई जब आपने एक इलेक्ट्रॉन भरा था तो कैपिटल एल की वैल्यू 3 आई थी, मैंने आज सबसे पहले यही सोल्व करवाया था आपको, जिससे कि ये एफ आ गया था, एफ अगर आपको ध्यान है तो थोड़ा बहुत। और उसके बाद इसकी जो एस की वैल्यू आई थी 3, इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए एस की वैल्यू 1/2 आई थी। तो यहां पे देखो जब इन दोनों का आपने एडिशन किया 3 प्लस 1/2 किया तो ये आ गया आपका एल प्लस एस, और यहां पे आपने देखा तो 3 माइनस 1/2, तो इसको जब देखेंगे तो कितना आ गया 7/2, और इसको जब आप देखेंगे तो कितना आ गया 5/2, कितना आ गया 5/2। तो ये दोनों वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, लेकिन जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल होता है वहां पे हम जो वैल्यू यूज करते हैं डिफरेंट, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है कि वो हाफ फील्ड है या फिर वो आपका हाफ फील्ड है या फिर वो आपका मोर देन हाफ फील्ड है या फिर वो लेस देन हाफ फील्ड है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट, है ना। तो ये वैल्यू जो होती है ना जे की, दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो किस पे डिपेंड करती है, एल प्लस एस से एल माइनस एस के बीच में होती है। और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल में हम कौन सी लेते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो सिस्टम आपका लेस देन हाफ फील्ड है या मोर देन हाफ फील्ड है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये देखो नवंबर 2020 में ही पूछा था सेकंड शिफ्ट में, ये एक क्वेश्चन है, हालांकि फॉर्मूला आपको दे दिया, पहली बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट, ये इससे पहले कभी भी नहीं पूछा था प्रीवियस ईयर में, इसलिए आप इसको जरूर नोट कर ले, हो सकता है कि फ्यूचर में आपसे ये जरूर पूछा जाए, हालांकि कुछ नहीं है अगर आपको आता है तो। कंसिडरिंग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, आप मान के चलिए कि स्पिन और ऑर्बिट दोनों कपलिंग हो रही है, द मल्टीप्लेट विड्थ, ये देखो W, ये SO, ये किसके इक्वल है आपका, EU के लिए निकालो, EU+3 मतलब F6, EU+3 मतलब F6, और जब F6 होता है L और S की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, अभी अभी निकाली थी मैंने, कितनी थोड़ी सी देर पहले, 1 2 3 4 5 6 7, देख लेना आप, मैंने निकाली थी अभी अभी, F निकाला था। तो F का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू L की वैल्यू आएगी 3 ना, L की वैल्यू आएगी 3, और S की वैल्यू इसकी कितनी आ गई थी भाई आपका 6 एम्पीयर 3, ये 3। तो आपसे देखो इस फॉर्मूले में आप कुछ नहीं करना, अगर आपसे मल्टीप्लेट विड्थ पूछ रहा है, फॉर्मूला भी दे रखा है, कुछ नहीं करना था, सिर्फ SO ये दे रखा है, तो यहां पे देखो लैम्डा पड़ा रहने दो ऐसा का ऐसा, S की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई ना, ठीक है, L की वैल्यू कितनी आ गई 3, प्लस में कर दिया 1, तो इसको जब आपने सोल्व किया तो कितना करेक्ट आंसर आ गया 21 लैम्डा, कितना करेक्ट आंसर आ गया 21 लैम्डा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, बी, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। कल को अगर फॉर्मूला ना भी दे तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना भाई, अगर आपसे फ्यूचर में कभी मल्टीप्लेट विड्थ पूछ ले और फॉर्मूला ना भी दे तो वो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, लैम्डा इंटू में S इंटू में 2L+1, और ये लैम्डा क्या होता है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कांस्टेंट, जिसका जिक्र थोड़ी सी देर पहले आया भी था, स्पिन ओनली। और ये WSO क्या होता है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लेट विड्थ, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है क्या। घुमा फिरा के अगर आपने नोटिस किया हो तो दो बातें बड़ी काम आ रही है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा L, S और J की वैल्यू निकालना, L, S और J की वैल्यू निकालना। अगर ये आ गया तो फिर कुछ बचता ही नहीं मेरे हिसाब से यहाँ पे। और क्वेश्चन देखो, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आपसे बोल रहा है कि एक तो ग्राउंड स्टेट टर्म निकालो और एक GJ क्या वही G है, ये G वही है, ये 3/2 प्लस में S इंटू S+1 माइनस में L इंटू L+1 डिवाइड बाई 2J इंटू J+1, वही है ये G। तो निकाल लोगे ना भाई, ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल लेंगे, PR+3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी, आपके लिए होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर मैं कल की क्लास में इसको करूंगा डिस्कस। ये क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जैसे SM और EU है ना, वैसे दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट कीजिएगा इसको भी। Pair of lanthanide ion which show significant deviation between experimental and calculated magnetic moment considering contribution from ground state only, सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट का आपको कंट्रीब्यूशन देखना है, ठीक है। तो भाई देखो, अगर आप ग्राउंड स्टेट का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो ये कह रहा है सिग्निफिकेंट डेविएशन बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड आपका कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर्मूला भी दे रखा है कि ये वाला फार्मूला होता है जी, ना भी गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। देखो पहली बात ये है, अगर आपसे पूछ रहा है कि कंट्रीब्यूशन सिर्फ ग्राउंड स्टेट का, तो SM तो आ नहीं सकता वहां पे, SM नहीं आ सकता ना,
क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एसएम में और ईयू में दोनों में तो क्या होता है, आपका एक्साइटेड स्टेट भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तभी तो जाके उसकी ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, क्योंकि यहां पे तो दोनों ही आ गए थे। आंसर क्या बच गया? आंसर क्या बच गया भाई? फर्स्ट बच गया आंसर। क्या बच गया? फर्स्ट। देख लो कितना आसान है। वही है कंसेप्ट, बार बार घूम फिर के वहीं पे आ रहा है। एक चीज और नोटिस करवा दूं आपको मैं। अब आप देखिए टेबल, अब हमारा डाटा देखिए और डाटा से चेंजेस देखिएगा कितना खूबसूरत आ रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? जीडी एंड एलयू की। जीडी एंड एलयू, ये देखो, आजा भाई, देखो ये रहा जी जीडी। इसकी मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप देखोगे 7.94 है। ठीक है, 7.94। और यहां पे भी देखोगे 7.9, ये नियरली इक्वल होती है भाई। जो जीडी की थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट है एंड एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट है, वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। सेम ऐसा ही किसके लिए होता है? एलयू के लिए। दोनों की ही वैल्यू जीरो होती है, दोनों में ही जीरो, कैलकुलेटेड भी एंड एक्सपेरिमेंटल भी। इसीलिए एलयू इज डायामैग्नेटिक इन नेचर और एलए इज आल्सो डायामैग्नेटिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि दोनों के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखना, तो एक बात नोटिस मैंने आपको यहां पे बता दिया है कि जो जीडी एंड एलयू होता है, उनकी थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट नियरली सेम होती है। इसी के लिए इसके ऊपर एक और अलग वर्डिंग यूज करेगा एग्जामिनर आगे जाके। ठीक है, ये देखो ये क्या कह रहा है भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। द करेक्ट पेयर ऑफ आयंस विच ओनली द ग्राउंड स्टेट जे लेवल इज पॉपुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। ओनली द ग्राउंड स्टेट जे लेवल इज पॉपुलेटेड एट द रूम टेम्परेचर। सिर्फ ग्राउंड स्टेट। तो ईयू तो आ नहीं सकता, हटा दो। एसएम तो आ नहीं सकता, हटा दो। ईयू तो आ नहीं सकता, हटा दो। करेक्ट आंसर क्या बच गया? अरे करेक्ट आंसर क्या बच गया? फोर्थ। ईयू एंड एसएम। एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन आपको देगा जिसमें ईयू और एसएम हट जाएंगे, है ना? तो ये कह रहा सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट, ओनली वर्ड यूज किया है, ओनली ग्राउंड स्टेट जे लेवल पॉपुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। समझ जाना कि वो आपसे बोल रहा है कि ईयू और एसएम को हटा दो, क्योंकि उसमें एक्साइटेड स्टेट भी पॉपुलेटेड होती हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या? किसी को भी डाउट है तो बता देना भाई। इतने क्वेश्चन पूछे रिसेंटली, ये निकाल लोगे। दिसंबर 19 में पूछा था ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल OH3 पॉजिटिव का। कुछ नहीं है, होमवर्क आप ट्राई कर लेना, हो जाएगा। देख रहे हो कितने क्वेश्चन? अच्छा, ये आ गया। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था ना जीडी एंड एलयू, उसी से रिलेटेड है ये, उसी से रिलेटेड है, जीडी एंड एलयू से। क्वेश्चन है आपका जून 18 का। ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयन हैविंग आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग में गड़बड़ हुई थी, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था? ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयन हैविंग आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी। आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी उनकी होती है जिनकी आप थ्योरेटिकल मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल होती है। जिनकी थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल होती है, उनके लिए हम क्या बोलते हैं भाई? उनका वो आपका बेसिकली उनकी मैग्नेटिक वो आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी शो करते हैं। इसलिए देखो एलयू की तो जीरो होती है, मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी आती जब है जब वो उसके पास कोई मैग्नेटिक मोमेंट हो। तो एलयू वैसे तो ठीक है, बोल सकते हैं कि भाई उनकी सेम होती है, लेकिन यहां पे वर्ड यूज किया है आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी, तो उसकी कुछ न कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जीडी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? जीडी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? उसके बाद देखो ये फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है भाई आपसे, जून 17 का क्वेश्चन है, फिर से वही पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है? द कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्स ऑफ द लैंथेनाइड एक बार 0 है और एक बार आपका 3.5 है ना। ये तो कैलकुलेटेड है और ये ऑब्जर्व्ड आ रही है। बताओ कौन है वो? कौन हो सकता है? EU +3 है। जब लो टेम्परेचर पे देखते हो तो उसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 0 होती है, और जब आप उसको उसकी ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट देखते हो वो इतनी आती है, हाई आती है। किसकी वजह से? एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन की वजह से। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3। ओके, आपको समझ में वही पूछता है बार बार। CE+3 यानी कि 4F1 एंड PR। इसके लिए G वैल्यू निकालो। G का फॉर्मूला बता रखा है, ट्राई कीजिएगा, कल डिस्कस करेंगे। ट्राई कीजिएगा, कल डिस्कस करेंगे। कुछ नहीं बचता है भाई इसमें अब।
वही है, जी का फॉर्मूला पता है, कुछ बचता नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, ग्राउंड स्टेट फॉर्म बताओ किस किस की, Sm3 पॉजिटिव की, Eu+3 की, दोनों की। तो कर लेना, होमवर्क है, हो जाएगा बिल्कुल आराम से, और प्रैक्टिस कर लेना। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना, और है कुछ नहीं इसमें। उसके बाद देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कंसिडर द फ्लोइंग लैंथेनाइड +3 NdGd dy, द मैग्नेटिक मोमेंट क्लोजेस्ट टू द स्पिन ओनली वैल्यू, है ना। तो ये बताओ भाई, किसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो स्पिन ओनली वैल्यू के इक्वल आती है। तो देखो Gd+3 की जब हम बात करते हैं ना, Gd+3 की, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट इज F7। तो अगर 7 है तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो वो आएगी 7 पॉइंट समथिंग, 7.89 ऐसे इसके आसपास आएगी, क्योंकि 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो। और जब आप इस फार्मूले से निकालेंगे, है ना, जब आप उसकी μL+s ऑर्बिटल स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से निकालेंगे, तो भी इसकी जो वैल्यू आएगी, वो क्या फार्मूला यूज किया था अभी हमने, क्या फार्मूला यूज किया था, G इंटू में √J+1 ना, ये वाला फार्मूला यूज किया था ना। इससे भी अगर आप निकालोगे, इसकी वैल्यू 7 पॉइंट इसके समथिंग ही आती है, समथिंग ही आती है, मतलब सेम होगी। ये देख लो, डाटा से देखना, डाटा से यहां देखो GD जो है 7.94 और उसकी भी वो 7 के आसपास ही होती है। और दूसरा जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, एक तो ये हो ही गया, और क्या दिया हुआ था यहाँ पे, इतना एक बी तो आंसर होगा ही होगा, मतलब बी यहां पे भी है, इस ऑप्शन को हटा देते हैं, बी यहां पे भी और बी यहां पे भी है, ठीक है। तो भाई और कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होता, सिर्फ बी ही ऐसा होता है, सिर्फ GD ही ऐसा होता है जिसकी, एक और हो सकता था कौन, LU, बट LU यहां पे है ही नहीं ऑप्शन में, LU यहां पे है ही नहीं ऑप्शन में। बाकी सभी की देखो अलग अलग होती है, बाकी सभी की अलग अलग होती है। यहां पे होनी कितनी चाहिए थी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन 2 होती है। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2 के समथिंग होनी चाहिए थी, बट ज्यादा है। यहाँ 4 तो और किसी की नहीं होती, और किसी की नहीं होती, सिर्फ GD एंड LU है जिनके स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एंड स्पिन ऑर्बिट मैग्नेटिक मोमेंट वो आपका होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, यस, ये फिर से वही क्वेश्चन है। कंसिडर द फ्लोइंग EU, GD, SM, LU ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू आर क्लोजेस्ट टू दी। तो किस किस की होती है, एक LU की होती है और एक GD की होती है। EU और SM की तो हाई होती हैं, ऑब्जर्व्ड वाली हाई होती हैं कैलकुलेटेड से। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, GD एंड LU। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, GD एंड LU। उसके बाद ये गेट के क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा भाई, उसी फार्मूले से इसकी मैग्नेटिक गेट 23, ये होमवर्क है, गेट 23। यहां पे देखो CE जो है आपका X मान लो, नाइट्रेट -5 ये 2, तो यहाँ पे Ce+3 है, और Ce+3 होता है 4F1। अब यहां से क्या कर लेना, इस फार्मूला से, ये जो फार्मूला अभी बताया था मैंने आपको, G√J+1, यहां से आप वैल्यू निकाल लेना, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। गेट 23 में इंटीजर टाइप का क्वेश्चन पूछा था, ये कह रहा था कैलकुलेटेड, ये गेट 22 में भी यही पूछा, Ce+3 की कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट, ये दोनों सेम है क्वेश्चन, गेट 23 का एंड गेट 22 का क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, ट्राई कर लेना। उसके बाद ये देखो, फिर से हर एक एग्जाम इसी को उठाता है भाई, बस है ना, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन है इनके पास। देखो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट ये होती है दिस, ये डिफरेंट फ्रॉम द कैलकुलेटेड वैल्यू। भाई कह रहा जो कैलकुलेटेड वैल्यू उससे ये ज्यादा क्यों होती है, बताओ क्या डिफरेंस है। पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट हायर J लेवल्स वाया थर्मल एक्साइटेशन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड स्प्लिटिंग कुछ नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिटिक कपलिंग कुछ नहीं है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी अप ऑर्बिटल कुछ नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट हायर J लेवल वाया थर्मल एक्साइटेशन, आप ऐसा बोल सकते हैं। लैंथेनाइड IR जो कलर शो करता है, कलर अभी पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर से देख लो भाई, गेट 16 में कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट डिफर कंसिडरेबली। तो किसके लिए होता है डिफरेंस, लैंथेनाइड +3 रिजल्ट ऑफ द लो लेइंग स्टेट ऑफ द हाई J वैल्यूज। तो ये कौन है, EU है, बस कौन है, EU है। घुमा फिरा के वही पूछ रहा है भाई आपसे, मैं तो बार बार, GD की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, 4F7, 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 ठीक है, हटा दो, 5F तो होती ही नहीं, हटा दो। कितनी होती है, 7.9, अभी अभी पढ़ाया है, ये नहीं होती,
फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। द डिफरेंस इन द मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट कौन है भाई? अरे कौन है? ईयू है। कितनी बार पढ़ाऊं, कितनी बार पढ़ाऊं? समझ में आ रही है इंपॉर्टेंस? कितने क्वेश्चन पूछे हैं गेट और नेट में सिर्फ एक इस टॉपिक से, कितने क्वेश्चन पूछे हैं। और फ्यूचर में आपका जो पेपर आएगा वहां पे क्वेश्चन आएगा। आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना, जहां पे आप ब्लॉक आता है ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, वहां पे ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप बोलते हो ना सर प्रैक्टिस कहां से करें, तो देखो कितने क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, जिनके ऊपर भी होमवर्क लिखा हुआ है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कल उनके आंसर चेक करूंगा मैं कि आपने अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए। आज की क्लास में किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो बताओ। मेजरली ऐप ब्लॉक हो गया, मोर देन 50% ऐप ब्लॉक खत्म, मोर देन 50% ऐप ब्लॉक खत्म। अब कुछ नहीं बचता ऐप ब्लॉक में। जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक हम मोस्टली पढ़ चुके हैं, बस उसके बाद कंपाउंड्स के ऊपर आते हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बता सकता है। प्रैक्टिस करना भाई, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना, सब कुछ आएगा समझ में। और कहानी मैंने क्लियर कर दी है, और डिटेल में भी कहानी बताई जा सकती है, बट इतनी सफिशिएंट है आपके लिए, इतनी कहानी सफिशिएंट है आपके लिए। ज्यादा कहानी जानने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना साइंटिस्ट अभी नहीं बनना। साइंटिस्ट कब बनना है? जब हमारा जेआरएफ हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे कहीं पे, वहां पे बनना साइंटिस्ट, यहां पे नहीं। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्लास में अभी के लिए इतना ही। फिर हमारी कल मुलाकात होगी और कल हम और बहुत सारे अच्छे से टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप लोग लास्ट तक आपको है ना, अगर आपने चीजें अच्छे से पढ़ी हैं, अच्छे से रिवीजन की, किसी भी बुक का, किसी भी पेपर का ऐप ब्लॉक का क्वेश्चन आपसे रुकने वाला नहीं है। ठीक है, अगर ये कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है तो फिर क्या बच जाता है भाई? हैं? आप बोलोगे, आप ना ढूंढोगे पेपर में भाई ऐप ब्लॉक का क्वेश्चन दिख जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है 100% एक्यूरेसी आनी है। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ऐसा जो मुझे ना आता हो ऐप ब्लॉक में। आपको आएगा ऐसा कॉन्फिडेंस। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।